सो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ इस प्री लेक्चर सीरीज में। तो ये आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू पांचोतिक चिकित्सा। लास्ट टाइम हम लोग ने एक केस देखा था हाइपोमेनोरिया विथ अम्बिलिकस इंफ्राअम्बिलिकल हर्निया विथ रिस्पेक्ट टू पांचोतिक चिकित्सा। तो ये केस देखा था हम लोग ने लास्ट टाइम। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पांचोतिक चिकित्सा मतलब उसका पांचोतिक चिकित्सा क्या है, क्यों करनी है, मतलब फायदे क्या हैं अगर करेंगे तो, ये पता होना चाहिए ना बिफोर लर्निंग और गोइंग डीप इनटू दी टॉपिक और एनी थेरेपी। You just have to know about each and everything about that concept. Okay, once you understand the concept, then everything is easy to understand. So myself Vaidya Sandesh Chavan from Mumbai. I've done my MD in Rasashastra and Bhaishya Kalpana from R.A. Pudar Medical College, and since 7 years I'm practicing Panchotik Chikitsa in Mumbai alone. Okay, and so we will go to next slide. So my inspirations. तो जो भी हम लोग चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ओके, या हम लोग ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देते, वहां पे कुछ हमें लगेगा तो ही हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुत्रय रत्न वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी, जो पांचोतिक चिकित्सा के जनक है, फादर ऑफ पांचोतिक चिकित्सा। एंड सेकेंड, मैं गुरुस्थान मानता हूँ गुरुवर्य शैलेश माली जी सर को। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ या हर बार मैं ये बताता हूँ कि मुझे उनके पास जाकर सीखने का मौका नहीं मिला है, बट थ्रू हिज लेक्चर्स, थ्रू हिज बुक्स, आई कुड अंडरस्टैंड लिटिल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू represent you today. Okay, so both are my inspirations, and so we will start with the topic. So you must be thinking what is पांचोतिक चिकित्सा। या बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि हाँ ये कुछ है पंच महाभूतों के बारे में। अगर जो कम्प्लीटली अनअवेयर है तो हम लोग को इतना ही रहता है कि जैसे LIC का ऐड आता था पहले, है ना, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, पृथ्वी जल वायु आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। या बीइंग अ BMS स्टूडेंट हम लोग को सिर्फ इतना पता है या कभी कभी उनके नाम भी याद नहीं रहता है। अगर बिल्कुल ही अनअवेयर है या GP प्रैक्टिस कर रहा है कोई, अगर जो ये लेक्चर सुन रहा है, तो हम लोग सिर्फ नाम सुना है बट चिकित्सा दृष्टिकोण से उसका उपयोग कैसे करना है ये कभी तक हम लोग ने सोचा नहीं था। ओके, या उस नजरिए से कभी देखा नहीं है कि पांचोतिक, हाँ, या महाराष्ट्र में कोई ऐसी पद्धति है जो एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है और वहां पे सबसे ज्यादा पांचोतिक चिकित्सा मतलब वो परंपरा चलाने वाले वैद्य है। ऐसे कुछ जानकारी बहुत सारे लोगों को जो अभी लेक्चर सुन रहे होंगे उनको होगी। मतलब महाराष्ट्र की ओरिजिन है पांचोतिक चिकित्सा। नो, इट्स नॉट एट ऑल। वॉट एवर यू हैव हर्ड अबाउट दिस, मतलब मुझे भी ऐसे लगता था, अरे ये कुछ रहेगा ऐसे ही, त्रिदोष, हम लोग त्रिदोष पद्धति से ही सीखते आए हैं तो त्रिदोष पद्धति के साथ ही आगे जाना है, यही हमारे दिमाग में रहता है और हम लोग को किसी ने बताया भी नहीं रहता है अनलेस एंड अनटिल यू come across to such lecture series or you meet someone who is doing the panchodik chikitsa. Okay, जैसे अभी गुरुवर्य चंद्र कुमार देशमुख सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं काफी सारे सालों से, कि विद्या कर्म और अग्निकर्म को देखो। हम लोग कैसे सोचते थे कि कहीं पे भी सुई लगाना मतलब विद्या कर्म है, बट जैसे अभी मैं भी उनके लेक्चर को गया था 3 और 4 तारीख को, देन आई कम टू नो कि सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं है, डिसीज मैनेजमेंट भी। ओके, जब तक आपको कोई एक एनलाइट नहीं करता वो टॉपिक विद द एविडेंस, तब तक आपको विश्वास नहीं आता कि ये चीज एक्चुअल में है, इट डज एग्जिस्ट और ये चीज वर्क करती है। ये तब तक हम लोग को भरोसा नहीं होता है जब तक कोई वैद्य आकर स्टेज पर आकर या वेबिनार थ्रू या जब आप पर्सनली उनको मिलते हैं तब तक आपको विश्वास नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड दिस लेक्चर सीरीज. So again, I am thankful to Dr. Lalit Heda sir and Dr. Manjusha Chitta ma'am to arrange such nice concept. Last time भी हम लोग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था for this lecture series.
ओके, सो व्हाट इज पांचोतिक चिकित्सा? तो आपको, आप सभी को पता है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया है कि पंचमहाभूत का उत्पत्ति सिद्धांत है कि आकाशात वायु, वायुवात तेजा, तेजात आपः, आपात पृथिवी, पृथिवी अन्नात, सॉरी अन्नात, अन्नात औषधया। ओके, तो ये उत्पत्ति क्रम बताया है उसका। ओके, और आकाश की उत्पत्ति किससे पता है? आत्मनो संभूता आकाशा। फिर आगे श्लोक आता है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से आप महाभूत, आप महाभूत से पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी से अन्न, अन्न से औषध। ऐसे उसकी तैत्तिरीय उपनिषद अनुसार ये बताए। तो ये जो उत्पत्ति सिद्धांत है ना, यही तो चिकित्सा क्रम है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, आप अगर कोई शोक सभा में जाते हैं या शोक सभा का संदेश, मतलब कोई मृत्यु के उपरांत वहां पे एक नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखते देखो कि इनका शरीर स्थूल देह का या पार्थिव देह का अंतिम संस्कार होने वाला है। पार्थिव मीन्स व्हाट? अचेतन, जड़, जड़त्व वाला शरीर, जो जड़त्व है अभी इसमें, ओके, वो अचेतन है अभी, वो सेंद्रिय नहीं है, मन नहीं है अभी, सॉरी आत्मा नहीं है अभी वहां पे। अब सिर्फ पृथ्वी बाकी है, पृथ्वी शेष है उस देह में, उसका अंतिम संस्कार करने वाले हैं। या आप उस शोक सभा में देखिए कि वहां पे लिखा हुआ रहता है कि पंच तत्वों में विलीन हो गया। पंच तत्व मीन्स व्हाट? निसर्ग से आए थे, निसर्ग में चले गए। कोई भी परंपरा हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लामिक हो, हिंदूज हो, कोई भी हो, यही रूल फॉलो होते हैं। आने का भी है पंचमहाभूतों से ही, और जाना भी पंचमहाभूतों से है। आचार्य ने और एक चीज कही है, जैसे मैंने अभी बताता हूँ, अभी हिंदू रिचुअल्स के बारे में मैं बताता हूँ। अब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी पे आए थे लकड़ी पे जाएंगे। मतलब क्या है, जब हम लोग का जन्म होता है तो पृथ्वी के ऊपर, मतलब लकड़ी ये पृथ्वी है, तो झूला जो रहता है वो लकड़ी का होना चाहिए आइडियली। अभी तो प्लास्टिक के होते हैं या मेटल के होते हैं, वो बात अलग है। मेटल का भी ठीक है, बट प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो लकड़ी का पहला झूला आता था जिसमें बच्चों को रखते थे, और जब हम लोग का अंतिम संस्कार की ये आती है, तब भी हम लोग लकड़ी के ऊपर हम लोग को जलाते हैं। तो क्रम तो वही है ना, आने का, सूक्ष्म से स्थूल, ये ये रहता है, अभिव्यक्ति रहती है पंचमहाभूतों की या हम लोग की। मतलब हम लोग जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो फर्टिलाइज्ड एक कितना रहता है, इतना सा रहता है। फिर ब्लास्टोमा, फिर क्लास्टोमा वगैरह ऐसा करके ये सेल्स हो जाते हैं 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ओके, तो वो मतलब सूक्ष्म से लेकर स्थूल देह की उत्पत्ति है। और वही विलीनीकरण सिद्धांत क्या बताता है पंचमहाभूतों का? वही है कि क्या, कि स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जाना है। जैसे हम लोग जलाते हैं हिंदू रिचुअल्स में अंतिम संस्कार के टाइम, तब क्या होता है, तब हम लोग, पृथ्वी हम लोग की चली जाती है, फिर अंदर का आप महाभूत भी उड़ जाएगा, ठीक है, फिर धुआं उठेगा जलने के बाद, फिर वो आकाश में विलीन हो जाएगा। जलने का तो अग्नि महाभूत है ही। मतलब यही है ना सिद्धांत। ये हो गया लौकिक अर्थ में, बट चिकित्सा में कैसे आप यूज करेंगे उसका? अब रीनल कैलकुलाई का उदाहरण ले लो। जब हम लोग शोध औषधि गूगल देते हैं, तब क्या करते हैं, रीनल कैलकुलाई यानी अश्मरी क्यों हुआ? क्योंकि आप तत्व कम हो गया, इसके लिए वहां की जो पृथ्वी है वो जम गई और उसके पत्थर बन गए, अश्मरी बन गए। ठीक है, अब अश्मवत होने के पश्चात अब हम लोग क्या करेंगे, आप महाभूत को इंक्रीज करेंगे और वो विलीन हो जाएगा। ओके, मतलब वो मट्टी के ढेले के ऊपर जैसे हम लोग पानी डालते हैं, तब वो मट्टी का ढेला कुछ हद तक, या गमले में अगर हम लोग पानी डालते हैं, ओके, कुंडीमध्ये आपण जेव्हा पानी टाकतो या गमले में हम लोग जब पानी डालते हैं, तो पहले वो सोख लेता है, तब पानी बाहर नहीं निकलता गमले के बाहर। बट जैसे जैसे हम लोग डालते जाते हैं, तो वैसे वैसे संपृक्त अवस्था, मतलब एक सैचुरेशन लिमिट आता है, उसके बाद गमले के ऊपर पानी दिखने लगता है और नीचे से पानी निकलने लगता है। तो व्हाट इज दिस? अब वो आप महाभूत के अतिरिक्त द्रवता के कारण परमाणुओं का वियोजन हुआ। सेम थिंग हैपनिंग इन द अश्मरी। सो दिस इज द पांचोतिक चिकित्सा, वेरी इजी टू डायग्नोज एंड वेरी फ्रूटफुल। ओके, कम डोसेज में कम समय में आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि डायग्नोसिस ही इजी है। अगर पृथ्वी प्लस आप महाभूत बड़ा है तो हम लोग उसको संतर्पण कहेंगे।
वायु और आकाश बड़ा है और तेज तत्व अगर बड़ा है तो उसको ये करेंगे, अपतर्पणजन्य व्याधि कहेंगे। जैसे संतर्पण अपतर्पणीय अध्याय भी आया है, बट कई बार हम लोग को समझता नहीं है वो अध्याय, मतलब चिकित्सा कैसे करनी है, कौन से द्रव्य के गुण क्या है। इसीलिए एक बार आपको गुण समझ गए तो पांचोतिक चिकित्सा सीखना या देना पेशेंट को ये बहुत इजी हो जाएगा। वही मकसद है ललित हेडा सर जी का, मंजूषा मैडम का और हमारा रसा शिवम पांचोतिक चिकित्सा आयुर्वेद क्लिनिक का, कि जल्द से जल्द इसका प्रचार और प्रसार हो और आप सभी तक ये वैद्यों तक ये पहुंचाना है, क्योंकि इससे सुलभ और लाभदायी ट्रीटमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव, वो मैं आगे बताने वाला हूँ कॉस्ट इफेक्टिव कैसे। मतलब आप ढेर सारे बिल इतना रहता है आपका ओपीडी का, 1 लाख 2 लाख 50,000 70,000 सब फार्मेसी से आप मंगवाते हो और फिर वो टैबलेट देते हो, फिर आपका एक्सपेंस भी नहीं निकलता, फिर पछतावा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ। तो इसलिए ये सब चीजों को टालने के लिए पांचोतिक चिकित्सा करनी है। मन को भी प्रसन्न होती है क्योंकि हम लोग समझ के कुछ संप्राप्तियां समझ के हम लोग दे रहे हैं मेडिसिन। सो विज्ञान पूर्वक जब हम लोग मेडिसिन देते हैं, जैसे पांचोतिक चिकित्सा के बारे में कुछ कुछ जो हार्ड कंसेप्ट थे तो वो भी मैंने डाले हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो फिर से आते कि अपतर्पण अगर तेज महाभूत पृथ्वी प्लस आप महाभूत के साथ गया तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, और अगर वही तेज महाभूत वायु और आकाश महाभूत के साथ गया तो डिस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, मतलब अपदर्पण करेगा शरीर का। ओके, तो ये है पांचोतिक चिकित्सा। ओके, तो पांचोतिक चिकित्सा क्यों सीखनी है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ मैंने पॉइंट्स वहां पे लिखे हैं, एक्चुअली काफी सारे पॉइंट्स है, काफी सारे पॉइंट्स है। ओके, बट स्टिल वी विल गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स टुडे बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। तो क्यों सीखना है, मोस्ट इकोनॉमिकल, आई कैन बेट एट एनी प्लेटफॉर्म, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आई एम सेइंग। इससे सस्ता और ट्रीटमेंट कोई नहीं हो सकता। बीइंग अ वैद्य, इफ यू आर रनिंग योर ओन ओपीडी, और अगर आप खुद के मेडिसिन अगर खुद बनाते हैं ना, तो आप समझ लो आप फ्री में ही दे रहे हो मेडिसिन पेशेंट को, अगर खुद के मेडिसिन खुद बना रहे हो। मतलब अभी सपोज मैं पांचोतिक चिकित्सक हूँ बट मैं मुंबई में हूँ, तो 3 या 4 फीट के नीचे मुझे तुरंत ही पानी लग जाता है। मतलब मुंबई में हूँ तो समंदर का पानी है, हम लोग समंदर के ऊपर है। ओके, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते कूपी यहाँ पे लगाने का। तो बट तो हम लोग बाहर से परचेस करते हैं, जो पांचोतिक चिकित्सा ऑलरेडी काफी सारे सालों से कर रहे हैं गुरुवर्य जी, तो हम लोग वहां से परचेस करते हैं। बट अगर मैं वो मेडिसिन भी खुद ही बना लू ना, तो मुझे तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ ऐसे समझ लो। वो आगे आपको पता चलेगा जब मैं ये पॉइंट इलेबरेट करूंगा। इजी डायग्नोसिस, जैसे मैंने अश्मरी का एक उदाहरण दिया, वैसे ही बहुत सारे उदाहरण है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कामदूदा कब देना है, सूचेकर कब देना है। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग दिस मेडिसिन, बट बहुत सारे वैद्य अभी जो अभी सुन रहे हैं वो यूज करते होंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अम्ल पित्त के 2 टाइप्स बताए गए हैं, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त और अधोग अम्ल पित्त। ओके, संहिता में अप्पा जी ने उनके तीक्ष्ण बुद्धि से क्या किया, उसके 2 भेद बताए अलग, एक अम्लधर्मी अम्ल पित्त और एक क्षारधर्मी अम्ल पित्त। अब ये थोड़ा सा नया रहेगा शायद आपके लिए, बट इट्स वेरी इजी। जिस भी पेशेंट में आपको जलन, ऐसा बोलता है पेशेंट की जलन ज्यादा होती है, खट्टी डकार नहीं आती डॉक्टर, वहां पे आपको सिर्फ शुद्ध सुवर्ण गैरिक देना है। और जिस भी पेशेंट में आपको लगेगा, जो पेशेंट बोलता है कि खट्टी डकार बहुत आती है डॉक्टर, उस पेशेंट में आपको गैरिक देना है। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे कड़वी डकार आती है डॉक्टर, तीखी और कड़वी, तो उसमें गैरिक के साथ शंख भस्म डाल दे या शुद्ध स्वर्ण माक्षिक डाल दे, वो उससे भी आपकी डकार तुरंत कम होती है विद इन 1 डे और 2 डोसेज। ये भी आपको उदान काल में देना है, क्योंकि अम्ल पित्त का जो प्रभाव क्षेत्र है, व्याधि की जो व्याधि क्षेत्र है, वो कंठ के यहाँ पे व्यक्त होता है, कंठ और जीवा और मुख प्रदेश। तो वहां पे ही आपको अगर करना है तो ये उदान का एरिया, उरह नाभि नासा कंठश्चरा, ओके, कलशचरा, तो इस वही व्यक्ति स्थान है या संचार क्षेत्र है उदान का, तो वही उस काल में देंगे तो फटाफट हो जाता है ना काम। तो इसीलिए इट्स वेरी इजी टू डायग्नोस थ्रू पंचमहाभूत। और क्या है, गुण गुण के द्वारा भी इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके ओके, बाद में मिनिमम डोज। अब डोज कितना है, 10 mg से लेकर 50 mg, दैट्स इट।
दैट्स इट। 10 mg to 50 mg, आगे मैं बताऊंगा और क्या है। 12 to मैक्सिमम 20 मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। अब मैंने ना यहाँ पे ज्यादा लिखा है, 12 to 20। एक्चुअली इतना भी नहीं, फ्रंट लाइन में हम लोग के 7 मेडिसिन है, उसमें से हम लोग 3 मेडिसिन यूज करते हैं, और चौथा व्याधि के अनुसार रहता है, अगर वो लगा तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। लगा तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। ओके, मतलब 20 मेडिसिन तो है क्लिनिक में, बट लगते कितने हैं? 8 मेडिसिन। 8 मेडिसिन में आप प्रतिशय से लेकर कैंसर तक पूरे डिसीजेस मैनेज कर सकते हो। ओके, बाद में फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज मेनी आंसर्स वी गेट थ्रू द पांचोतिक चिकित्सा पर्सपेक्टिव। कौन से आंसर? जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, जैसे काय? काय झालं? दिसतंय? हाँ हाँ, नहीं। तो जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड पे ही हूँ फिलहाल, मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे हर एक टॉपिक में एलाबोरेट करूंगा। जैसे पंचतिक्तक शीलघृत बस्ती हम लोग वात व्याधि में क्यों यूज करते हैं, या बहुत सारे वैद्य ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं, बट ये कभी नहीं सोचते कि तिक्तरस तो वायु प्लस आकाश महाभूत से बना है। तो हम लोग तो वातदोष को बढ़ाएंगे, क्योंकि वातदोष का भी पांचोतिक संगठन वायु प्लस आकाश महाभूत है। तो ये तिक्तरस वहां पे क्या कर रहा है, या मेदक्षय में प्लीहा वृद्धि कैसे आई है, जीर्ण ज्वर में प्लीहा वृद्धि क्यों बताई है ना, कि मेदक्षय हुआ है और प्लीहा वृद्धि बताई है। तो ऐसे कैसे, वहां पे पार्थिवता कैसे बढ़ रही है प्लीहा में, और मेद की जो पृथ्वी है वो कहाँ पे चली गई फिर, क्योंकि मेद भी जल प्रधान पृथ्वी महाभूत है, मतलब जल तत्व ज्यादा है और पृथ्वी महाभूत जल तत्व से कम है। ओके, जल महाभूत से कम है। तो ये कैसे होता है? तो बहुत सारे आंसर्स हम लोग को या बहुत सारे पेशेंट्स को आपने सुना होगा कि खास करके विंटर सीजन में हाथ और पैरों पैरों के थ्रू ब्लीडिंग होता है। ओके, हाथ और पैरों के तलवों के थ्रू ब्लीड होता है, कट होता है, पादादारी इतनी विदीर्ण हो जाती है, इतनी विदीर्ण हो जाती है कि वहां से ब्लीडिंग होने लगता है। तो हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं, भाई तेज महाभूत का तो उष्ण गुण तो बड़ा है, उष्ण तीक्ष्ण गुण, तो फिर वो समर सीजन में क्यों अभिव्यक्त एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा है? उसकी अभिव्यक्ति समर सीजन में क्यों नहीं हो रही है, क्यों विंटर में हो रही है? विंटर में कैसे ब्लीडिंग हो सकती है? अगर 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 विंटर विंटर में कैसे हो सकती है? विंटर में तो स्तंभने शीता होना चाहिए, मतलब स्तंभन होना चाहिए रक्त धातु का, तो बाहर कैसे निकल रहा है? तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है हमारे कि जहां पे हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, और वहां पे फंस जाती है हमारी ट्रीटमेंट। ओके, तो मतलब दोषिक पद्धति से इन चीजों का एलेबरेट टिकाऊ में भी नहीं दिया है। ओके, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट पांचोतिक तरीके से हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, ये मैं एलाबरेट करने वाला हूँ। फिर बाद में डिफरेंट डायग्नोसिस, मतलब और एक खासियत है कि जैसे आपा जी ने एक प्रकरण आया है उच्च रक्तदाब, तो वो मल संचय के द्वारा उच्च रक्तदाब कैसे हो जाता है? मल संचय जन्य उच्च रक्तदाब। बाद में आता है मूत्रपिंड, मतलब भ्रम के भी टाइप्स दिए हैं आपा जी ने, मूत्रपिंड का भ्रम है, यकृत का भ्रम है ना, ऐसे बताया है। और मतलब बहुत सारे अलग अलग डायग्नोसिस है। तो ये अलग ही मतलब मैं बोलता हूँ ना कि देखो, मूत्रपिंड का मैं भ्रम बोल रहा हूँ, तो मुझे जब मैं डायग्नोसिस लिख रहा हूँ तो मुझे एक चीज पता है कि डेफिनेटली मुझे मूत्रपिंड की प्राधान्य से ट्रीटमेंट करनी है। वहां पे एक तो शोय चाहिए मुझे, और विद्रुम किट जो पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ाने वाले द्रव्य है, क्योंकि भ्रम ये तेज महाभूत के वजह से हो रहा है, और मज्जाक्षय का भी लक्षण है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट 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 डायग्नोसिस हम लोग लिखते हैं। बाद में आता है वन ऑफ द मोस्ट यूनिकनेस बोल सकते हैं हम लोग पांचतिक चिकित्सा का, प्रकृति परीक्षण। मतलब 36 से 40 क्वेश्चन पूछ के हम लोग को पेशेंट को हैरान करना है क्या, या उसकी अंगुली प्रमाण से ये पूरा ललाट वगैरह मेजर करेंगे, फिर ये लिखेंगे कि ललाट का अंगुली प्रमाण कितना है, फिर वो वातज में बैठता है, पित्तज प्रकृति में बैठता है, कि कफज प्रकृति में बैठता है, कि द्वंद्वज प्रकृति है, कि सन्निपातज है, कि सम प्रकृति है, ये कैसे डिसाइड करें ऑन द स्पॉट विद इन 1 मिनट? तो वो भी हम लोग को आपा जी ने गाइडेंस दिया है, बहुत ही जबरदस्त है वो, रक्त धातु के ऊपर प्रकृति परीक्षण डिपेंड रहता है। बाद में आता है और एक यूनिकनेस औषध सेवन का, मतलब आपा जी का हम लोग सोच ही नहीं सकते कि कितनी कैसे उनका बुद्धि बुद्धि थी,
मतलब तैल बुद्धि वैद्य बोलते थे उनको, उनके टाइम पे तैल बुद्धि। मतलब क्या कि इतना कैसे सोच सकता है कोई इंसान कि अब देखो औषध सेवन काल पांचोतिक चिकित्सा में क्या है, 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और शाम को 6 बजे, मतलब सुबह को शाम को 6, सुबह 10, दोपहर 2, ध्यान उदान और अपन काल में और समन काल में, मतलब खाने के बीच में। तो ये ऐसे भी बताया है और उसका यूज कैसे करना है ये एक या दो एग्जांपल मैं बताऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शुद्ध सुवर्णगैरिक अगर जलन होता है तो आप उदान काल में देख के देखो, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत पहले डोज में ही रिजल्ट आता है पेशेंट को। ओके, बिकॉज दिस इज एज अ पिन पॉइंट डायग्नोसिस एंड पिन पॉइंट औषध सेवन काल। एंड अगर वो आपने गाढ़े घी के साथ दिया, मतलब घी भी आपको, घी का डब्बा अगर लेंगे आप घृत का, तो जो नॉर्मल घी आता है, जैसे हम लोग अभी कंट्री डिलाइट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, ऊपर पतला एक लेयर रहता है और नीचे गाढ़ा घी रहता है। तो गाढ़े घी के साथ, मतलब क्योंकि उसमें पार्थिवत्व ज्यादा है, तो गाढ़े घी के साथ अगर शुद्ध सुवर्ण गैरिक हार्डली 30 to 50 मिलीग्राम्स में अगर देंगे तो पहले दिन रिजल्ट आता है, गारंटीड, इट्स प्रूवन। नहीं तो मैं भी 7 साल से प्रैक्टिस नहीं करता था ना, या आपके सामने नहीं होता, या आप मुझे सुन नहीं रहे होंगे था। तो ये चीज है। बाद में आता है औषधिकरण। ये भी मतलब आपा जी बहुत स्ट्रिक्ट है कि औषधिकरण में संयोजन कैसे करना है और क्रम कैसे रखना है। जैसे त्रिभुवन कीर्ति के बारे में, जैसे हम लोग हरियोग बोलते हैं उसको, ओके, तो उसका पाठ परिवर्तन कैसे करना है, क्रम क्या होना चाहिए, सब द्रव्य डाल के सिर्फ घोटना ऐसे नहीं है। बिकॉज बिंगर रसशास्त्री, मतलब रसशास्त्री नहीं कहूंगा मैं खुद को, क्योंकि मैं अभी उतने दवाइयां नहीं बनाता हूँ जैसे मैं एमडी के दौरान बनाता था। बट उसका हम लोग को क्या लगता था कि पारद गंध की कजरी एक बार हो गई तो सब मेडिसिन डालना है जितने पता है और सिर्फ घोटना है और बाद में गुलिका बनाकर सुखाना है और तुरंत यूज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं और ज्यादा बताऊंगा। एंड इफ टाइम परमिट्स हम लोग उदर परीक्षण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पंचमहाभूत उत्पत्ति सिद्धांत, बुद्धिंद्रिय विचार, विच इज नेवर टोल्ड इन द संहिता और नेवर टोल्ड बाय एनी परंपरा, वो सिर्फ पापा जी ने बताया है। और आप मुझे ये मत समझिए कि मुझे घमंड है इस बात का, बट मुझे अभिमान 101% है इस चीज का कि मैं उस परंपरा से बिलोंग करता हूं कि जहां पे ये अलग तरीके की सोच रखकर, अलग तरीके की नहीं, मतलब ये इसका विचार नहीं किया गया था इसके पहले इतना। जैसे बुद्धिंद्रिय का विचार है, स्थान के अनुसार चिकित्सा है, मतलब पृथ्वी महाभूत का क्षेत्र कौन सा है, वायु महाभूत का क्षेत्र कौन सा है, आप महाभूत का क्षेत्र कौन सा है, तो प्रोग्नोसिस कितने टाइम रहेगा, क्योंकि पेशेंट पहले दफा यही पूछता है कि डॉक्टर, विचर्चिका का पेशेंट आया तो मैं रुकने के लिए तैयार हूं डॉक्टर, बट मुझे कितना समय लगेगा। इनफर्टिलिटी का पेशेंट आपको पूछता है कितना समय लगेगा, आपको बाल्डनेस वाला पेशेंट पूछता है कितना समय लगेगा। तो आप कैसे बता पाएंगे उसको कि कितना समय लगेगा, या आप ये बोलेंगे हम लोग महीना भर मेडिसिन देते तो पेशेंट नहीं आते वापस, कोई किसी के पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट मुंबई में तो उनको रिजल्ट एश्योर्ड चाहिए और वो भी विद इन टाइम लिमिट। किसी की शादी बाकी रहती है, किसी को कोई फंक्शन में जाना रहता है, फंक्शन पोस्टपोन किया हुआ रहता है कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सब चीजें कंसिडर करके अगर आपको स्थान के अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस अगर बता सकते हैं तो पेशेंट को भी खुशी होती है, पेशेंट उतने टाइम वेट करता है, पेशेंट को समझता है इस डॉक्टर को उसका नॉलेज है। तो वो भी देखेंगे अगर टाइम परमिट किया तो। यहां तक समझाए सभी को? यस और नो? कि बहुत फास्ट हो रहा है? नहीं, अभी मैंने स्लाइड स्लाइड जस्ट बंद किया है। नहीं, स्लाइड्स वर नॉट चेंजिंग, आई हैव नॉट चेंज्ड, मैं अभी चेंज करूंगा। यहां तक सभी को समझाया आपको? जस्ट से मी यस और नो। समझा है क्या? यस सर। दिनेश जी? हेलो? हाँ, मैं आपको और एक डिटेल्स में बताने वाला हूँ, सो बी पेशेंट। बट हेलो, मैं आपको और एक डिटेल्स में बताने वाला हूँ, सो बी पेशेंट। बट हेलो,
तो अभी आगे देखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल कैसे है। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट सर। ओके, ओके, मतलब समझाए, थोड़ा थोड़ा तो समझना चाहिए। ओके, एक मिनट, हाँ सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, है? Mental health। और आपका ये कंसेप्ट और सुलभ बनाने के लिए लास्ट बैच में जो वैद्य थे उनमें से 4 या 5 वैद्य खुद खुद के केसेस ये करने वाले, प्रेजेंट करने वाले हैं। तो और आपको मतलब इट्स लाइक अ फेस्ट फॉर यू। ओके। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कैसे है? ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मतलब 2016 में मतलब एक दुर्घटना हुई थी कि मतलब मेरी माता जी गई, मतलब उनका देहांत हो गया। और उसके बाद पापा बीमार पड़े। तो मेरा एमडी फाइनल ईयर था, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। तो पापा बीमार थे, तो मेरा पूरा पढ़ाई पे ध्यान था। और अक्टूबर में हम लोग का कुछ रिजल्ट लगा था। और 2016, सॉरी, 2016 अक्टूबर। तब पापा जब बीमार थे, तब अब पापा तो नीचे रहेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हुआ, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया था उनको, ये डायग्नोसिस किया था। और फिर दोस्तों ने मेरी काफ़ी सारी मदद की। तब मैं सांगली में शैलेश माली जी सर के पास था, और वो तीसरा ही दिन था, और डिमोनिटाइजेशन भी उसी वक्त हुआ था। तो मैं वहाँ पे मतलब जब आया, तब अभी पापा तो बीमार थे, तो पापा से कुछ बातें करने के बाद मुझे समझा कि मैं जितना बात करूंगा उनको उतना ये तकलीफ होगा। तब मेरे पास मतलब गैरिक पड़ा था 1 किलो। ओके। तो ये मैंने पार्श्वभूमि इसके लिए बताई क्योंकि टाइम पास नहीं करना था मुझे उस वक्त पे। पापा जब बीमार थे, तो क्योंकि मेरे बाकी जूनियर्स डॉक्टर्स तो लेने ही वाले थे उनका केयर। तो मुझे सिर्फ, मैं हॉस्टल पे ही रुका फिर से एक 15-20 दिन तक। तब क्या करना है क्या करना है, इसीलिए च्यवनप्राश बना दिया और एक गैरिक का शोधन किया। ओके। 1 किलो गैरिक था मेरे पास। तो लगभग 4 घंटे में वो 1 किलो हो गया मेरा गैरिक शोधन। तो ये मैंने अब 2016 में मैंने बनाया था, करेक्ट। अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट में लास्ट लास्ट मंथ में कुछ 10 तारीख को, मतलब जनवरी में कुछ बताया था कि सर, हमारा गैरिक खत्म हो गया है। तो आप सोच सकते हैं, उसमें से भी मैंने मोर देन 400 ग्राम्स, 400 ग्राम मैंने वैद्यों को फ्री में दिया था। ओके, फ्री में दिया था शुद्ध सुवर्ण गैरिक। तो आप सोचो, 600 ग्राम और भौतिक अशुद्धियां पकड़ के एक लगभग मेरे पास 490 ग्राम वगैरह रहा होगा। 110 ग्राम अशुद्धि थी। अशुद्धि मतलब वो ओरिजिनल ओरिजिनल सुवर्ण के रिक्त नहीं था। ये वजन बढ़ाने के लिए लाल कलर देते हैं उसको, और उसमें पत्थर डालते हैं लाल कलर के, लाल कलर देके। तो मैंने फिर 490 ग्राम शुद्ध सुवर्ण गैरिक मुझे 7 साल तक आराम से ये हुआ, मतलब आराम से गया 7 साल। आप सोचो,
अभी आप शायद अचंभित हुए होंगे कि 7 साल तक मेडिसिन कैसे जाता है। अगर 30 या 50 mg, मैं तो कहूंगा 30 mg, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 30 mg अगर आपका डोज रहेगा तो आप कितना पेशेंट निकालेंगे, बताओ मुझे। तब आपका वो 490 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। तो 30 मिलीग्राम मैं मेडिसिन दे रहा हूं और हर पेशेंट को मुझे गैरिक लगता है क्या? नहीं। तो मेरा 7 साल तक गया है। एंड गैरिक एंड लघु सूचेकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेडिसिन ऑफ माइन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। ओके, जैसा चाहिए मैं वैसे घुमाता हूँ। गैरिक और लघु सूचेकर बहुत बेस्ट मेडिसिन है, दुनिया के बेहतरीन मेडिसिन है वो। तो अभी देखेंगे आप, तब मेरे टाइम 2016 की अगर मैं बात करूं तो 140 रुपए या 160 रुपए किलो था। और उनको बोलते हो ऊंचा गैरिक ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो वो आपको पाषाण गैरिक देते हैं हाथ में थमा के। तो ऊंचा गैरिक अगर बोलेंगे तो वो आपको देंगे, और वो उसकी परीक्षा रहती है कि वो सभी बाजू से सेम कलर का होने चाहिए, फूटने के बाद भी अंदर भी सेम कलर का होना चाहिए, ब्लैकिश ग्रेइश कलर का नहीं होना चाहिए। आप जब उसको घिसते हैं तब ये उसकी लाल कलर की रेखा, मरून कलर की रेखा उठनी चाहिए, और आप हल्का सा दबाने पर भी फूटना चाहिए। मंडूर के इतना घना या कठिन नहीं होता है वो। तो ऐसे उसकी परीक्षा बताई है, तो वो लिया मैंने, और वो अभी तक गया। अब मैंने आपके लिए लिखा है कि 100 ग्राम्स ऑफ मेडिसिन इज सफिशिएंट फॉर 5 to 6 months, बट मुझे 7 साल गया है 490 ग्राम लगभग। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि अभी लघु सूचेकर का आपको क्या लगता है कि क्या डोज रहेगा? 10 mg डोज है उसका। जब हम लोग एक्चुअल में दे तो 10 mg का रहता है, 125 mg नहीं देते हम लोग। तो भी वो आम्लस्यता, अम्लोदगार, दांतों की सेंसिटिविटी, ये सब चीजें छू मंतर हो जाती है उदान काल में देने के बाद। तो ये रहता है कि डोज इज वेरी मिनिमम, एंड दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। ओके, इससे सस्ता मेडिसिन नहीं हो सकता। मतलब आप देखो, मेरा 1 हफ्ते का मेडिसिन का चार्जेस मेरा 1,000 रहता है, कंसल्टिंग विथ कंसल्टिंग। मैं कंसल्टिंग अलग और मेडिसिन का अलग चार्जेस नहीं लेता हूँ कभी भी, एक साथ ही देता हूँ जो भी है। अपने कंसल्टिंग भी किया तो भी 1000, और विथ मेडिसिन लिया तो भी 1000 ही है मेरा कंसल्टिंग। तो मेरा मेडिसिन का कॉस्ट कितना? 50 पैसे पर वीक, 50 पैसे। तो मैं अगर 4 हफ्ते का दे रहा हूँ या महीने भर का मेडिसिन दे रहा हूँ तो मेरे सिर्फ 2 रुपए जा रहे हैं। दैट्स वाई इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। अब इससे सस्ता और मेडिसिन क्या हो सकता है? कहाँ पे हम लोग यूज करें? आज तक 7 साल में स्वर्ण कल्प हम लोग ने कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे गुरु नहीं करते तो हम लोग क्यों करें? हमारे अगर गुरु नहीं करते हैं तो हम लोग क्यों करें स्वर्ण कल्प यूज? हम लोग ने नहीं किए हैं। जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उतने ही मेडिसिन है मेरे पास क्लिनिक में, और एक्स्ट्रा एक भी मेडिसिन नहीं है। कोई कंपनी का मेडिसिन नहीं रखते हम लोग। रखा तो सैंपल रहते हैं, कोई गरीब वगैरह पेशेंट आए तो दे देते हैं, बट उससे भी सस्ता अपना मेडिसिन है ना, पंचभूतिक का। ओके, तो आपका पूरे महीने का कॉस्ट ये 2 रुपए है। तो क्यों नहीं सीखना है ऐसी चिकित्सा पद्धति जो डायग्नोसिस इजी हो, मोस्ट इकोनॉमिकल हो? क्योंकि आप आपके ओपीडी के खर्चे देखिए, स्टाफ के खर्चे देखिए, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, ये सब चीजें के बारे में कौन सोचेगा? वहां पे भी पैसे जा रहे हैं, ऊपर से इसको फिर वो पेशेंट थोड़ा ये करता है, बार्गेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो बार्गेनिंग का मौका ही नहीं देना है ना। आप 500 रुपए भी लेंगे कंसल्टिंग तो भी आप फायदे में ही है, बिकॉज यू आर चार्जिंग 499 रुपीज। ओके, इजी डायग्नोसिस, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक बार गुण चिकित्सा पता चल गई कि कौन से महाभूत के गुण क्या है, तो आपको तुरंत डायग्नोसिस बन जाएगा। एग्जाम्पल, कैंसर हो, आम्लपित्त हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पीसीओडी हो, इसमें 2 ही प्रकार है और तीसरा हिडन है। कौन सा? कैंसर या आम्लधर्मी व्याधि है। आम्लपित्त के 2 टाइप है, आम्लधर्मी आम्लपित्त, क्षारधर्मी आम्लपित्त। कॉन्स्टिपेशन के 2 टाइप है, संतर्पणजन्य अपतर्पणजन्य कॉन्स्टिपेशन। पीसीओडी के 2 टाइप है, उसमें सब टाइप्स बहुत ज्यादा है, बट अपतर्पणजन्य संतर्पणजन्य। लीन पेशेंट आती है, कृषक पीसीओडी आती है, तो आप स्थूल पीसीओडी की तरफ ट्रीटमेंट करेंगे क्या? अगर उसके केस में लिख के आता है कि
स्मॉल न्यूमरस इमैच्योर फॉलिकल और पेशेंट स्थूल है, तो आप क्या कृष्ण व्यक्ति की ट्रीटमेंट देंगे? या कृष्ण पीसीओडी की पेशेंट लिख के आती है कि फॉलिकुलर स्टडी में फॉलिकल्स आर अब्सेंट अनओव्यूलेटरी साइकिल, ऐसा लिख के आया, तो आप क्या करेंगे? तो चिकित्सा का विचार क्या रहेगा? दो स्टेजेस है। एक स्थूल पीसीओडी में क्या होता है कि अगर सपोज मैं चपाती का उदाहरण देता हूं आपको, आपने आटा लिया, गुना उसको, गूंदने के बाद उसको शेप दिया और फिर चपाती तवा गर्म नहीं था तभी डाल दी, और तवा जैसे जैसे गर्म हो रहा था वैसे वैसे पक रही थी, बट आपको कहीं पे बाहर जाना था तुरंत, मतलब या मोबाइल पे फोन आया, इसके लिए आपने चपाती पलट दी और आपको लगा कि वो पक गई, इसके लिए आपने रख दी। अब बाकी की चपातियां उसके बाद, कॉल के बाद जो चपातियां होंगी वो अच्छी पकी होंगी, बट पहले वाली चपाती होगी क्या? पकी हुई, अच्छे से पकी होगी, पकी हुई नहीं रहेगी, पक्वता नहीं रहेगी उसमें। तो पक्वता लाना ये तेज महाभूत का काम है। मैच्योरिटी लाना या परिवर्तन करना ये तेज महाभूत के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ले लो, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सेक्सुअल डिजायर, सेकेंडरी हेयर ग्रोथ, आर्म पिट्स में हो या प्यूबिक वजाइनल एरिया में हो या टेस्टिकुलर एरिया में हो, ये कब आता है? 12-14 साल के बाद, प्यूबर्टी के बाद आता है। तो ये वहां पे क्या होता है, तेज महाभूत बढ़ने लगता है शरीर में, और तेज महाभूत ही मैच्योरिटी लाता है। जैसे चपाती पकने में ये होता है, तेज महाभूत सहायभूत होता है, वैसे ही आप फॉलिकल्स के बारे में सोचो। ये ग्राफियन फॉलिकल और क्या रहता है उसके बाद, कॉर्पकल, कॉर्पस्कल ऐसा कुछ रहता है, मुझे अभी याद नहीं है उतना, मैं इतना ये नहीं हूँ, उसका कमांड नहीं है मेरी उसके ऊपर। तो ग्राफियन फॉलिकल ये होने के बाद, डिटैच होने के बाद जब ये रहता है, और फिर ओवम वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है एम्पुला में, वहां पे अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, बट वहां पे ओवम आया ही नहीं या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और स्मॉल न्यूमरस इमैच्योर फॉलिकल्स दिखते हैं। इमैच्योर मींस व्हाट? विच इज नॉट मैच्योर। एंड मैच्योरिटी क्यों नहीं है? तेज महाभूत नहीं है वहां पे, तेज महाभूत का उष्ण और तीक्ष्ण गुण नहीं है वहां पे, खास करके उष्ण गुण जो हैचिंग ऑफ द एग होना चाहिए वहीं वहां पे नहीं है। तो इसलिए तेज महाभूत का उष्ण गुण कम है या न्यूनतम है, और पृथ्वी और आप महाभूत के आप खास करके आप महाभूत का शीत गुण और पृथ्वी महाभूत का स्थिर घन कठिन गुण वहां पे ज्यादा है, इसके लिए तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुणों को विरोध हो रहा है, इसके लिए मैच्योरिटी नहीं हो रही है, और वहां पे नंबर ऑफ स्मॉल न्यूमरस, न्यूमरस का है देखो, एक नहीं बहुत सारे न्यूमरस फॉलिकल्स है इमैच्योर स्टेज में। तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या रहेंगी? तेज महाभूत को बढ़ाना है आपको, वही ट्रीटमेंट है। हमेशा कुबेराक्ष वटी काम पे आने वाली है क्या? नहीं, वो नहीं आती है काम में। आपको कंसेप्ट समझना है। और जब आपके पास कृष्ण पीसीओडी पेशेंट लेके आता है, तब आपको क्या सोचना है कि उसमें क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अनओव्यूलेटरी साइकिल रहती है या स्कैंटी मेंसेस रहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि तेज महाभूत बहुत ज्यादा बड़ा है और फॉलिकल्स ही नहीं है, मतलब फॉलिकल्स पूरी तरीके से बर्न आउट हो गए हैं, मतलब जल गए हैं, ऐसा पकड़ लो शब्दशः। तो क्या हो गया, मतलब इतना ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण गुण बड़ा है कि भेदने तीक्ष्णा स्वेदने उष्ण, तो तपन धारण कर्म इतना ज्यादा हो रहा है कि फॉलिकल्स तो तैयार हो रहे हैं, बट वो वहां पे अपसेंट इसके लिए है क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं पा रहे, वहीं पे मतलब नष्ट हो गए हैं वो, अनओव्यूलेटरी साइकिल। सेम गोज विद द अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, कि तेज महाभूत बढ़े, तो आपको क्या करना है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ाना है वहां पे। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू डायग्नोज कौन सा महाभूत के कौन से गुण बड़े हैं, और कौन ऑपोजिट ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, कौन से मतलब ऑपोजिट लॉबी में तो दो ही है, हर जगह पे दो है, सिर्फ तेज महाभूत को किसकी तरफ लेके जाना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अम्ल पित्त भी वैसे, कॉन्स्टिपेशन भी वैसे। कॉन्स्टिपेशन हर बार क्या संतर्पण जन्य रहता है क्या? नहीं, अपतर्पण भी हो सकता है। तेज महाभूत का अगर उष्ण गुण बढ़ेगा तो द्रवता कम हो जाती है और फिर ग्रथित मल प्रवृत्ति होने लगती है। ओके, और दूसरा क्या, अगर आपने कुछ हेवी खाया तो पृथ्वी का पार्थिवत्व बढ़ता है और स्थिरता बढ़ती है, तो चलत्व, वायु का चलत्व कम हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्रॉप हो जाती है, इसके लिए कॉन्स्टिपेशन बैठता है। तो दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग है ना, एक में फलत्रिकाधिक जाएगा, एक में परिपाटाधिक काढ़ा जाएगा या चिंचा लवन तेल जाएगा, अनुलोमन तेल। तो जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टी। सिर्फ 5 महाभूतों के गुण पता करने हैं, उनके कर्म पता करने हैं, जैसे स्वेदने उष्णा, भेदने तीक्ष्णा,
प्रक्षालने विशदाः, ओके, लेपने पिच्छिला, क्षालने विशदाः, ये सब चीजें याद करनी है सिर्फ आपको। विवरणे स्थूल, विवरणे सूक्ष्म, संवरणे स्थूलः, ये जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब ये जो विंशति गुण दिए हैं, गुरुवादय गुण, तो उनके सिर्फ आपको कर्म पाठ करने हैं हेमाद्री के, और बात हो गई। और क्या लगता है आपको? सो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डायग्नोज। देन थर्ड पॉइंट इज मिनिमल डोसेस। जैसे मैंने कहा कि पटोल का भी, पटोल गूगल का मतलब हमारे पास, मुझे भी ये शंका थी काफी दिन से, तो हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी सीखने के लिए, और फॉर्चुनेटली उनके ना सोने के कारखाने हैं, मतलब सोना बनाते हो, ये नहीं ज्वेलरी का शॉप नहीं है, जो रॉ सोना आता है ना, तो उसका 4 कारखाने थे, मतलब वर्कशॉप्स, वो बेचते नहीं है, मतलब ये ज्वेलर्स के जो शॉप रहते हैं ना, उनको सोना बेचते हो। हाँ, तो मैंने पूछा, मेरे दिमाग में चमका, अरे मेरे रसशास्त्र डिपार्टमेंट में भी सेम मशीन थी जो ज्वेलर्स के पास रहते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा पूछा कि आप मुझे उसका वजन करके ला सकते हैं क्या? तब तक मुझे भी लघु सूचक्कर का डोज ये 50 या 70 mg लगता था। ओके, टिल दिस 5 years ऑफ माई प्रैक्टिस। जब वो लेके आई तब मैं खुद शॉक में था कि 10 mg वॉज द लघु सूचक्कर डोज। पटोलारी गुगुल का 20 mg, पटोलारी मतलब रक्तपाचक का 20 mg था, कांति प्रभा का 50 mg, अदर गुगुल 20 to 50 mg के वेरीज कर रहे हैं। और ताम्रभस्म और वरंग क्षार के बारे में अगर मुझे पूछेंगे तो वरंग क्षार की मात्रा आपा जी ने क्या बताई है? मक्खी की जो पंखुड़ी रहती है, एक पंखुड़ी, उसके ऊपर जितना क्षार बैठेगा, वो वरांग क्षार यानी विडंगादि क्षार, जो चरण चिकित्सा स्थान 13 में उदर चिकित्सा में बताया गया है, प्लिहोदर चिकित्सा में, तो ये वरांग क्षार की मात्रा मक्खी के पंखुड़ी के ऊपर जितना समा सकता है विदाउट स्पिलेज ऑफ मेडिसिन, उतनी मात्रा बताइए। और ये खोल के बताना पड़ता है पेशेंट को कि ये डोज है इसका, ये हवा से उड़ सकता है, इसीलिए आपके ऊपर का फैन बंद करो मेडिसिन खाते वक्त। इतना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देती है मेरी रिसेप्शनिस्ट। मेडिसिन खोल के बताती ना, तो पेशेंट का घर पे जाके फोन आता था पहले पहले शुरुआत के प्रैक्टिस में, डॉक्टर साहब इसमें मेडिसिन ही नहीं है, आप दवा डालना भूल गए। नहीं, डोज ही उतना है। ताम्रभस्म का डोज क्या है? ये ताम्रभस्म मार्केट वाला ताम्रभस्म नहीं है, सोमनाथी ताम्रभस्म है, हड़ताल मनशिला मारित ताम्रभस्म है। इसका डोज कितना है? सरशब, मतलब एक राई के इतना, एक राई के इतना डोज है उसका, सिर्फ उसमें काम कर जाता है ये। मतलब बच्चों में अगर ये होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये ताम्रभस्म काम करता है, इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली, कामला एंड कॉन्स्टिपेशन एंड विरुद्ध सेवन जन्य आहार विहार। अगर छोटे बच्चे को श्वित्र वित्र है तो आप दे सकते हैं ताम्रभस्म, या कोई कुमारी है तो आप ताम्रभस्म दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लेखन, सरन और शमन, ये तीनों गुण एक साथ है। ऐसे कोई भस्म में नहीं मिलेगा आपको लेखन, शमन एंड सारक गुण, कोई इसमें नहीं मिलेगा आपको एक साथ, कोई भस्म में नहीं है। एक ही भस्म है ये ताम्रभस्म, और उसका यकृत अफिनिटी है, इसके लिए ताम्रभस्म बहुत फिर यकृतस्थ पित्त के सरगुण को बढ़ाता है। तो सरगुण नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, सरगुण जितना अच्छा रहेगा उतना कॉन्स्टिपेशन रिलीव रहेगा या मल प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। तो आपका इन शॉर्ट डोज मिनिमम, ये तो इंडिविजुअल हो गया, बट हफ्ते का आपका कितना होता है? मैं हमेशा हर लेक्चर में यही बताता हूं कि आपका आज डोलो 650 हम लोग ले रहे हैं कोविड के टाइम से। ओके, पहले 500 का आता था पीसीएम का टैबलेट, अब डोलो 650 आता है। ओके, पैरासिटामोल 650 mg, बट हम लोग का हफ्ते का डोज ही 600 to 800 mg है। ये तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ 800 mg, क्योंकि 600 mg लिखूंगा तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, बट 600 to 800 mg ही मैक्सिमम डोज ही है एक हफ्ते का। इसीलिए मैंने 50 पैसे का, एक्चुअली 50 पैसे भी नहीं हो सकता है उसका वैल्यू, इट कम्स अराउंड 20 to 25 पैसे, 4 आना। ओके, इतना ही मेडिसिन में काम हो जा रहा है आपका, प्रतिशय से लेकर कैंसर तक। तो आपको क्यों नहीं सीखना ये? ओके, नेक्स्ट। अब मेडिसिन कितने, जैसे मैंने बोला कि फ्रंट लाइन में हम लोग सिर्फ 7 या 8 ही मेडिसिन यूज करते हैं, बाकी के मेडिसिन है बट यूज नहीं होते, क्योंकि पहले 3-4 मेडिसिन में ही काम हो जाता है। तो 12 से 20 मेडिसिन लगते हैं, ये मैंने 20 ज्यादा लिखा है,
मेरे ओपीडी में रखे, बट वो यूज नहीं होते और खराब हो जाते, तो रिसेप्शनिस्ट मुझे बताते, तो हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। अगर कोई पेशेंट में मिला तो, अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो विचार आवश्यक है अलग करना, तो फिर हम लोग करते हैं यूज। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि आम्लधर्म आम्ल पित्त में अगर आप सूचेकर हर पेशेंट को देने लगे, या कामदूदा रस देने लगे, प्रवाल पंचामृत देने लगे, एक ये पकड़ के अम्ल पित्त पकड़ के, बट अगर वहां पे जलन हो रही है पेशेंट को, और आपको पता है कि क्षारधर्मी आम्ल पित्त के गुण बड़े हैं, मतलब पाचन पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बड़ा है, इसलिए वहां पे जलन हो रही है, उरोधा हो रहा है, कंठदाह हो रहा है, या मुख में पाक है, तो आपको व्यान काल में, मतलब दोपहर के खाने के बाद भी मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उदान काल में दे दो ना, सिर्फ उदान काल में। तो व्यान काल का जो मेडिसिन है 30 mg गैरिक, वो बचता है ना आपका, वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं होता है, बट अगर आप पिन पॉइंट देंगे औषध सेवन काल में, तो एकदम फटक से रिजल्ट आता है। तो पेशेंट पहले ही बोलता है कि खाने के 1 घंटे के बाद मेरा परिणाम शुल्क के जैसे जो लक्षण था, तो वो ये हो गया। अभी यहाँ पे मिनिमम मेडिसिन के बारे में और एक मैं चीज जरा एलोबरेट करता हूँ। अभी जैसे मैंने बोला कि गैरिक और लघु सूचेकर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरे कल्प है। तो लघु सूचेकर में क्या है, पांचोतिक चिकित्सा में पाठ परिवर्तन है। नॉर्मली क्या करते हैं, 2 भाग गैरिक रहता है, 1 भाग शुंठी रहता है, उसको नागवल्ली पत्र स्वरस की भावना रहती है, 3 भावना। अप्पा जी ने यहाँ पे खुद की जो तीक्ष्ण बुद्धि थी वो यूज की, उन्होंने समझा इस कल्प को और इसको पाठ परिवर्तन कर दिया। उन्होंने क्या किया, शुंठी और गैरिक समान भाग ली और शुंठी की 3 भावना देकर उस कल्प को हल्का सा उष्ण बना दिया। ऐसे उष्ण बना दिया क्योंकि गैरिक, अभी उनको वो शुंठी को 3 भावना देकर सिर्फ शुंठी भी यूज कर सकते थे, पर उनका दिमाग देखो, गैरिक उन्होंने कांस्टेंट रखा है। क्यों? क्योंकि शुंठी के उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से शरीर को अपाय ना हो, इसीलिए कषाय सुशिशिरम स्निग्धम, कषाय रसात्मक गैरिक को वहां पे रखा है। बट गैरिक को ही क्यों रखा है, वो भी समझने वाली बात है। अब शुंठी उष्ण गुण से द्रवता का शोषण करेगी, और गैरिक क्या करेगा, कषाय रस के द्वारा कषाय रस क्या करता है, क्लेद विचूषणार्थ बोला है, यानी आप महाभूत का शोषण करता है, अतिरिक्त आप महाभूत का, तो वही आप महाभूत का शोषण करेगा। मतलब दोनों भी आप महाभूत का शोषण ही करने वाले हैं, बट एक गैरिक का प्रयोजन क्या है कि उसकी उष्णता की वजह से और पुरोदाह सॉरी अम्लधर्म अम्ल पित्त ना बढ़े। ओके, मतलब द्रवता का ये हो, रंजक पित्त का द्रव गुण कम हो, उष्ण गुण की वजह से शुंठी के द्रवांश का शोषण हो जाता है, और कषाय रस द्वारा गैरिक के शीतलता के कारण उसका भी शोषण हो जाता है। मतलब दोनों तरीके से हम लोग विन विन कंडीशन में। तो इसके लिए अम्ल धर्म अम्ल पित्त, यानी जहां पे खट्टी डकार आती है वहां पे लघु सूचेकर, और जहां पे जलन होती है वहां पे सिर्फ गैरिक देना है, क्योंकि गैरिक क्या करता है, तेज महाभूत को डायरेक्टली विरोध करता है। जब भी बड़े पैमाने पे आग लगती है, हाइपर एसिडिटी लेकर पेशेंट आता है, मुख पाक है, सर्वसर, उसको व्याधि क्या बोला है, सर्वसर, मतलब मुख पाक पूरा, गम्स भी गए हैं उसके, लाल 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 हो गए हैं, जीवा पे शुष्कता है, पूरा रेडिश पैचेस है, पेशेंट खा ही नहीं रहा है कुछ, लिक्विड भी खाना नहीं खा रहा है, डिस्फेजिया है उसको। ऐसे समय पे आपको क्या करना है, शुद्ध सुवर्ण गहरी गाढ़े घी के साथ देना है, वो भी उदान काल में। बात खत्म, तुरंत रिजल्ट आने वाला है पेशेंट को। अभी सपोज सर्वसर में आपको 3-4 ज्यादा दिन लगेंगे थोड़ा, बट इसमें आपको डेफिनेटली कम समय लगता है। ओके, सो दैट्स वाई इट्स वेरी। अब जैसे मैंने बोला कि मिनिमम मेडिसिन, अभी आपको पता है कि लघु सूचेकर साधारण दिखने वाला प्रतिशय हो या अजीर्ण हो, वहां से लेकर हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इतनी वाइड रेंज है लघु सूचेकर की, इतनी वाइड रेंज। अब गैरिक नॉर्मल उरोदाह या मुखपाक से लेकर हम लोग परिणाम शुल्क तक, यानी पेप्टिक अल्सर तक यूज कर सकते हैं, अलग अलग अनुपात के साथ, अलग अलग काल में। इतनी व्याप्ति है उसकी। आप लघु सूचेकर व्हाइट डिस्चार्ज में भी यूज कर सकते हैं, आप लघु सूचेकर अजीर्ण में भी यूज कर सकते हैं, ग्रहणी में कर सकते हैं, अतिसार में कर सकते हैं, अतिसार में उसका रसायनार्थ प्रयोग कर सकते हैं मंद गुण बढ़ाने के लिए, यानी शमने मंदा और मंदो यात्रा कर रहा, ऐसे हिमाद्री ने कहा है। ओके, वही लघु सूचेकर आप शोध के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके,
तो अलग अलग डिसीजेस में ऑलमोस्ट लगभग 18 व्याधियों में इजी टू कॉम्प्लिकेटेड में आप आराम से यूज कर सकते हैं। और लघु सूचकर इज इक्वल टू समान, समान वायु, अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। मतलब आप डिप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, आप मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में भी उस बुद्धि का अग्नि बढ़ाने के लिए, वहां का समान बढ़ाने के लिए, क्योंकि विवेचन कर्म ये बुद्धिमानता में कम होता है, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में कम होता है। अभी मेंटली रिटार्डेड नहीं कहूंगा मैं, दिव्यांगों में कम रहता है, या सॉरी दिव्यांग ये अलग कंसेप्ट है, बट मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में आप इजीली यूज कर सकते हैं। कि आपको कंसेप्ट अन्नम ये तो सिंबॉलिक है, पर गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति, विचार करना, उस विचारों का विभाजन करना यानी विवेचन करना। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? सत और असत विवेक, सत विवेक बुद्धि दे दो भगवान। मतलब क्या? सत्य और असत्य, या जो चीज है या नहीं है, इन चीजों को डिफरेंशिएट करने का नॉलेज दो। ये किसका काम है? समान वायु का काम है। हम लोग भगवान से समान वायु के कर्म मानते हैं, ये ध्यान में रखो, सत विवेक बुद्धि मानते हैं मतलब। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। वही गैरिक है, अगर गैरिक मुझे उरुधा में देना है तो गाड़ी घी के साथ दूंगा। वही मुकपाक है तो मैं लेपार्थ सिर्फ यहाँ पे दूंगा पेशेंट को। वही गैरिक अगर मुझे स्थिरता लानी है और बहुत ज्यादा शरीर में क्षार धर्म बढ़ा है, उष्ण मतलब पूरे बदन में जलन हो रही है या पाददाह हो रहा है, तो मैं वही गैरिक मैं सुबह 6 और शाम को 6 दूंगा। वही गैरिक मैं 10 और 2 बजे भी दे सकता हूँ, पित्त का एकांतिक उष्ण गुण कम करने के लिए। वही गैरिक मैं जीर्ण प्रतिशय में रात में भी दे सकता हूँ, रसाला के साथ यानी अपने श्रीखंड के साथ दे सकता हूँ। वही गैरिक मैं पेप्टिक अल्सर में गोंद के पानी के साथ यानी बबुल निर्यास के पानी के साथ, घृतभर्जित बबुल निर्यास के साथ मैं दे सकता हूँ ज्ञानोदान काल में। तो मैंने ड्राइवर चेंज किया और डेस्टिनेशन चेंज हो गया। ड्राइवर यानी अनुपान और पैसेंजर वही है, सिर्फ मैंने डेस्टिनेशन चेंज किया। ड्राइवर चेंज किया तो डेस्टिनेशन भी चेंज हो गया। मतलब अनुपान चेंज किया तो हम लोग की संप्राप्ति भंग और औषध सेवन काल भी चेंज हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है पांचौतिक चिकित्सा में। और आप रूटीनली नहीं करते, नहीं तो हम लोग का घिसा पीटा वही प्रिस्क्रिप्शन रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी वैद्य बैठे हैं वो वही करते हैं, बट प्राय हम लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो देखते हैं ना, हम लोग को वही लगता है कि वही ट्रीटमेंट है। कोगू देते थे ना, कोगू पहले पोदर में ऐसा रहता था। कोगू मतलब क्या पता है? कोनता ही गुगुल, मतलब कोई भी गूगल दे दो, अगर कुछ नहीं है ना ओपीडी में, इंटेंट में नहीं है, या उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है अपने कि एक औषधालय रहता है, हम लोग जो मेडिसिन लिखते हैं केस पेपर पे वहां पे जाके, तो हम लोग के जो सीनियर्स रहते थे तो कोगुल लिखते थे। कोगुल यानी कौनता ही गूगल, कोई भी गूगल दे दो पेशेंट को, हुआ नहीं हुआ इफेक्ट जाने दो, बट पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे, वो मेरे काफी सारे सॉल्व हो गए। जैसे मैंने कहा कि यूज ऑफ पंचतिक्त क्षीर घृतवस्ती, तो इन वात व्याधि आपको पता है कि ऑस्टोपोरोसिस हुआ है, आपको पता है कि एवियन में ये सब हुआ है, अस्थि में लघुता आई है, हाँ, तो भी आप पंचतिक्त क्षीर घृतवस्ती दे रहे हैं। ओके, या आपको कुछ लग रहा है कि वात प्रकोप हुआ है, डीजनरेशन हो गया है अस्थियों का, ऑस्टियोफाइट्स ग्रोथ हुआ है, या डिस्क बल्जिंग हुई है, डिहाइड्रेशन हुआ है यानी डेसिकेशन हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग को कैसे भी करके भ्रूहण करना है। तो अब तिक्त रस क्यों यूज कर रहे हैं? मधुर रस करो ना, मधुर करो जिसमें पृथ्वी प्लस आत्मा आभूत है। अम्ल रस करो, वो भी भ्रूहण करता है, चरक सूत्र सन 26 में बताया है, वो भ्रूहण करता है अम्ल रस। तो वो यूज नहीं, तिक्त रस क्यों कर रहे? वात दोष का पांचोतिक संगठन वायु प्लस आकाश में आभूत है, और तिक्त रस का पांचोतिक संगठन भी वायु प्लस आकाश में आभूत है। तो पंचतिक्त क्षीर घृत की वो भी बस्ती क्यों दे रही है? ऊपर से दे दो ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें एक सॉलिड कंसेप्ट छुपाया है। तिक्त रस अगर आप देखेंगे तो सूक्ष्म स्रोतों का अमित्व बताया है, बाकी के इसमें नहीं बताया। आप कषाय और मधुर रस लेंगे ना तो जड़त्व है उसमें, क्योंकि कषाय रस का पांचोतिक संगठन वायु प्लस पृथ्वी महाभूत है, और मधुर रस का पांचोतिक संगठन आप प्लस पृथ्वी महाभूत है। तो जहां पे भी पृथ्वी महाभूत रहेगा तो वहां पे जड़त्व रहेगा, तो वो उनमें गति देने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। ओके, मतलब क्योंकि कषाय रस तो स्तंभन भी करता है, मतलब स्तंभने शीता,
तो स्तंभन करता है मतलब रुकता है कोई भी है, क्लेद का विचूषण करता है, तो ऐसी चीजें आगे नहीं ले जा सकती। मधुरस ये गौरव गुरु गुण बताया है उसमें, गौरव था, तो वो जाएगा नहीं उतना। अब रहता है अम्ल रस, कटु रस और लवण और ये। अब लवण रस का भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्षीर के साथ, अगर क्षीर और घृत के साथ एक बार चलेगा, क्षीर के साथ जा नहीं सकता है लवण, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि दूध में क्या डाला, अभी कोई भी अपशकुन किया किसी ने या किसी की वजह से हुआ कोई रिचुअल्स में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दूध में नमक डाल दिया इसने, या मराठी में बोलते हैं दुधात मीठ टाकने से काम करता नहीं में, मतलब जो भी चीज अच्छी स्मूथली चल रही है उसमें ये करता है, ये होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब दो बचे, अम्ल 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 सॉरी तीन बचे, अम्ल, कटु और तिक्त। अब कटु रस का पांचोतिक संगठन है वायु प्लस अग्निमाहुत, कटु यानी तीखा। अब तीखे की वजह से तो क्या क्या होता है, धातुओं का क्षरण होता है। आप देखो जाके, आतियोग में भी देखो और इसमें भी देखो, कटु रस क्या करता है, बहुत तीखा तीखा तीखे की फीलिंग कैसे होती है, आपको अच्छा लगता है तीखा, बहुत ज्यादा और हम लोग तीखे के साथ ये कोई भेज सकते हैं क्या, क्षीर और घृत को। आप इमेजिन करो कि बस्ती मतलब एक ट्रक है और उसका अभी ड्राइवर डिसाइड करना है, तो ड्राइवर सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक एक को रूल आउट कर रहे हैं इंटरव्यू लेके, ऐसे आप इमेजिन करो। अब बचे दो, अम्ल और तिक्त रसात्मक। अब अम्ल और क्षीर भी एक साथ नहीं जा सकते, वो भी प्रॉब्लम है, अम्ल और क्षीर एक साथ नहीं जा सकते ना, क्योंकि लवण के साथ जो रूल मैंने अप्लाई किया वही अम्ल के साथ भी होता है, तो बचा एक ही तिक्त रस। अब तिक्त रस ही क्यों, ये तो मैंने ऑड मैन आउट किया क्योंकि आपको समझता नहीं था, नहीं तो इसका इंपॉर्टेंस। अब तिक्त रस ही क्यों, क्योंकि तिक्त रस ये सूक्ष्म स्रोतोगामित्व बताया है। हम लोग को ऐसा ड्राइवर चाहिए जो माइकल शुमाकर के जैसा हो। क्यों, क्योंकि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यानी पांचवा धातु है अस्थि धातु। ओके, तीन न्याय बताए हैं, खले कपोत, केदार कुल्या और तीसरे का अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे उन न्याय के अनुसार अगर करना है, खले कपोत के अनुसार, मतलब मुझे डायरेक्ट मेडिसिन अस्थि धातु तक अगर पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा ड्राइवर चाहिए या ऐसा रस चाहिए कि जो इन चारों को डाइवर्ट करके डायरेक्ट वहां पे जाए। ओके, तो ओरली क्यों नहीं दिया, बस्ती क्यों दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब पक्वाशय पक्वाधान विशेषतः, ऐसे वाग्भट सूत्र स्थान में कहा गया है वातदोष के बारे में कि पक्वाशय ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। अब पक्वाशय में कौन है, पुरुष, पुरुष में क्या है, पुरुष धरा कला सायथी अस्थि धरा कला, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और पांचौदिक संगठन के अनुसार अगर अपन का पांचौदिक संगठन देखेंगे तो पृथ्वी प्लस वायु हिडन तेज महाभूत है, और वहां पे भी अस्थि धातु का पांचौदिक संगठन है। अब वावर्ड का बुक जाके फिर से पढ़ लो, शरीर रचना का बुक जाके फिर से पढ़ लो, वहां पे भी पृथ्वी प्लस वायु ही लिखा है। इसके लिए महाभूत साधर में होने की वजह से हम लोग वहां पे बस्ती देते हैं, और बस्ती ये वात शमनार्थ होता है, इसीलिए पंच तिक्त क्षीर घृत बस्ती। अब क्षीर और घृत क्या करते हैं, वहां पे जाकर वो अनलोड करता है, उस वो जो ट्रक है वो खुद को अनलोड करता है और अस्थि को वो भ्रूण करके देता है। और क्षीर और घृत क्यों, अस्थि का पूरण करना यही मज्जा का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यह हमेशा याद रखना। अस्थि का पूरण करना यही मज्जा का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, तभी अस्थियां टिकती है, नहीं तो अस्थि दुर्बलानी लघुनी प्रततानी लघुनी चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक याद करके देखो, चरक चिकित्सा स्थान 28 में वाक्यादि में बताया, प्रततानी वात रोगिनी अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च, ये मज्जाक्षय के बारे में लिखा है। ओके, तो प्रततम वात रोगिनी अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च, ये अस्थिक्षय में बताना चाहिए था ना, उधर क्या बताया, अस्थिनी तोद अस्थिशूल ऐसे बताया है, अस्थि शून्यता। यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ये बताया चरकाचार्य जी ने कि अस्थि दुर्बल लघु होती है, अस्थियों का आकार कम होता है और लघु यानी वजन में भी कम होती है और आकार में भी कम होती है और दुर्बल हो जाते हैं, इजीली फ्रेजाइल, मतलब उनका घनत्व या स्थिरत्व कम होता है। तो क्या करता है, घृत और क्षीर जाके मज्जा का पूरण करते हैं, ना कि अस्थि का। मज्जा का पूरण जैसे होता है तो वैसे ही अस्थि को बल मिलता है, इसीलिए पंचतिक्त क्षीर घृत बस्ती हम लोग कैसे समझा। अगर हम लोग पांचतिक संगठन समझने में असमर्थ रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, इसीलिए पांचतिक चिकित्सा से बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग के नए आ जाते हैं। वैसे ही आमवत में श्व क्यों रहते हैं, जस्ट मैं बताता हूँ। अभी देखो, मैं हमेशा हम लोग और एक मेरा साइमल्टेनियसली
लास्ट 11 मंथ से चालू है। ओके, एक उपक्रम पांचोती ग्रंथ वाचन, मतलब वहां पे हम लोग अप्पा जी द्वारा जो 6 ग्रंथ लिखे गए हैं उनका वाचन करते हैं, उनका एलेबरेट करने का कोशिश करते हैं, रीड इन बिटवीन द लाइंस करते हैं। तो वो भी हम लोग का हर थर्सडे रहता है। ओके, एवरी थर्सडे फॉर 2 आवर्स, 3 to 5 o'clock। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बारीकियां देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं अप्पा, और अप्पा जी का क्या विजन हो सकता है उसमें, क्यों उन्होंने ऐसे ही बताया उस रुग्ण में। अगर ये छोटा बच्चा है तो उसकी वेदना ऐसी थी तो उन्होंने ये मेडिसिन क्यों लिखा, और ये मेडिसिन सिर्फ अनुपान चेंज किया तो उसमें क्या चेंजेस आए। तो ये समझने का प्रयास करते हैं हर थर्सडे। ओके, तो वैसे ही मैं ग्रेडेशन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। अभी ग्रेडेशन देखो, आमवत में भी आम रहता है। अब वो आमवत बृहद संधियों में जाके या लघु संधियों में जाकर चिपका हुआ रहता है, फिर संचारी वेदना रहती है, फिर वो दोष रसानुग होते हैं, फिर ऋषिक वंशवत वेदना होती है, फिर रुधि व्यथा भी हो जाती है, एकदम लेटर स्टेज ऑफ आमवात में। तो इसमें क्या होता है, आमवात में जो आम रहता है वो काफी ज्यादा स्त्यान रहता है। अब स्त्यानता ये वर्ड कब आता है, पहले स्निग्ध रहता है, फिर बाद में पिच्चिल होता है, और पिच्चिल के बाद स्त्यानता आती है। जितना द्रव गुण कम होगा उतना वो कफ दोष जो है वो कंसोलिडेट होते जाएगा। समझ है, जितनी द्रवता कम होगी उतना वो कंसोलिडेट होते जाएगा। ओके, तो इसलिए आमवात में पानी बढ़ाने वाला, शरीर में पानी बढ़ाने वाला श्वत औषधि गुगुल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, मूत्र से क्लेद वहनम। अब श्वत वो जाके वृक्क पे काम करेगा। ओके, तो शरीरगत जो क्लेद है, और उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आमवत में अगर आप किसी देखो, मतलब अभी मैं मेरे बच्चे का उदाहरण देता हूँ। तो क्रियांश मेरे बच्चे का नाम है। तो 1.5 साल का बच्चा है वो। तो अभी सपोज वो केला वगैरह अगर खाता है तो उसकी मल प्रवृत्ति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो चिकन मल प्रवृत्ति जब होती है तब हम लोग को उसको ज्यादा पानी डालना पड़ता है। ओके, चिकन मल प्रवृत्ति होती है या वेट टिश्यूज आते हैं तो हम लोग को ज्यादा यूज करने पड़ते हैं क्योंकि चिकन है। और वही वहां पे अगर उसने ग्रथित मल प्रवृत्ति की, मतलब कदलीवत, मतलब केले के जैसा बांध के अगर मल प्रवृत्ति हुई, जब वो दाल राइस वगैरह खाता है, सब्जी रोटी खाता है, तब तब उसकी नॉर्मल हो जाती है। ओके, बट केक वगैरह खाया उसने सपोज, तो उसमें चिकनता आती है। या आप भी, अगर आपको चिकन मल प्रवृत्ति होती है तो आपको 2 बकेट ज्यादा डालना पड़ता है या फ्लश ज्यादा करना पड़ता है। वो क्यों, क्योंकि वो द्रवता अतिरिक्त बढ़ाएंगे तभी वो चिकनता कम होगी। सेम रूल अप्लाई विद दी आमवत। तो आमवत में भी वो स्त्यान कफ है, वो स्निग्ध या पिच्छिल तो नहीं है, स्त्यानता आ गई है। तो उस स्त्यानता को दूर करने के लिए शरीर में द्रवता बढ़ाना जरूरी है, और मूत्र से क्लेद वहन के द्वारा उस शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब बाकी अवयव उत्पत्ति का भी अच्छे से उपयोग करते हैं हम लोग। और प्लिहावृद्धि में प्लिहावृद्धि कैसे होते हैं मेदक्षय में, अभी बहुत टाइम कम है हम लोग के पास, इसके लिए मैं ये ज्यादा एलेबरेट नहीं करता। अभी डिफरेंट डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि मूत्रपिंड का भ्रम, यकृताचा भ्रम। यकृताचा भ्रम ये हाइपर टेंशन में दिखता है आपको, जो अभी के जो दिख रहे हैं व्याधियां, या हृदरोग में दिखता है यकृताचा भ्रम। और मूत्रपिंड का भ्रम अलग रहता है। सायम ज्वर, सायम क्लम, ये कब दिखता है, पेशेंट को आपको पूछना पड़ेगा। शाम को आपको ज्यादा थकान आती है क्या, पेशेंट खुद होके बताता है। जैसे जैसे शाम हो जाते हैं ना, डॉक्टर घर से जैसे आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं बिस्तर पे लेट जाऊँ, खाने की भी इच्छा नहीं रहती है। तो ये सब चीजें मूत्रपिंड दुष्टि लक्षण की है। अप्पा जी ने एक अलग से चैप्टर दिया है, यकृत प्लीहा मूत्रपिंड। तो यकृत के 7, प्लीहा के 10 और मूत्रपिंड के 32 लक्षण बताए। इतना इजी है, ऑलरेडी लिख के दिया है, आपको सिर्फ उसकी संप्राप्ति लगानी है और वो पेशेंट में ढूंढना है। दैट्स इट, आपको कुछ अलग नहीं करना है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पांचोतिक चिकित्सा, बट गुण पता होने चाहिए और उसके कर्म, बस। 5 महाभूत, अब 5 महाभूत के गुण अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या ही पढ़ाई करेंगे ना हम लोग। ओके, तो बस ये करना है। तो कोई भी व्याधि हो तो वो संतर्पणजन्य नहीं तो अपतर्पणजन्य या बुद्धिजन्य रहता है। प्रकृति परीक्षण जैसे मैंने कहा कि जो भी ये है, अब मैं एलाबरेट तो बहुत करना चाहता था बट टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब प्रकृति परीक्षण करते हैं तो हम लोग 36-40 क्वेश्चन नहीं पूछते, और मुझे पता है आप भी नहीं पूछते, बट स्टिल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं, पांचौतिक चिकित्सक या पांचौतिक वैद्य, एक सिंपल कैलकुलेशन बताया है क्या कि एक मतलब 9 महीने का ये रहता है,
क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी रहती है 9 मंथ्स की, तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो कंसिडर ऐसे करते हैं कि पहले महीने में रस धातु, दूसरे महीने में रक्त, ऐसे करके 7वें महीने तक शुक्र धातु, बाद में 8वें अष्टमे वो जो अस्थिरा भवती और 9वें में प्रसूता। ओके, तो ऐसे कंसिडर करते हैं। तो दूसरे महीने में रक्त धातु तैयार होता है। ओके, ऐसे अगर कंसिडर करते हैं तो रक्त धातु के ऊपर पूरे अवयव डिपेंड है और पूरा शरीर बताया डिपेंड है, क्योंकि ये हम लोग का रक्त धातु जो है वो रक्त धातु रक्त इति जीवस्थिति ऐसे सूत्र स्थान 14 में बताया शोणित वर्णनीय अध्याय में, और विधि शोणितीय अध्याय में भी चरकाचार्य जी ने खुद अलग से चैप्टर दिया है सूत्र स्थान में। वो भी देखो, सूत्र स्थान के जितने भी चैप्टर है ना, दोनों संहिताओं के या तीनों संहिताओं के, वो मजाक नहीं है, वो बेसिक है, और उसी के ऊपर अन्य स्थान के हम लोग रेफरेंस लेके ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब रक्त को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और अगर अवयव उत्पत्ति अगर देखेंगे सुश्रुताचार्य जी ने जो बताया सुश्रुत सूत्र 15 में कि रक्त फेन प्रभाव फुफ्फुसा, रक्त मेद प्रसादात वृक्कौ, शोणित कफ प्रसादात हृदयम, है ना, ये पूरे मतलब आंत्र गुदबस्ती की भी उत्पत्ति कफ और रक्त के प्रसाद भाग से बताई है ना। तो बहुत सारे सभी में पंचभौतिक अवयव है, सॉरी रक्त धातु इन्वॉल्व है। ओके, तो इसकी वजह से रक्त धातु को इंपॉर्टेंस देने की वजह से हम लोग प्रकृति 3 प्रकार से करते हैं, मतलब 4 प्रकार की रहती है बेसिकली। एक अम्लधर्मी प्रकृति, क्षारधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति और संधिकालीन प्रकृति। तो मैं अम्लधर्मी और क्षारधर्मी के बारे में ब्रॉडली बताता हूँ, क्योंकि प्रकृति परीक्षण के ऊपर 2 घंटे का अलग से लेक्चर होने वाला है अपना, जब हम लोग का जो 1 महीने का लेक्चर सीरीज है उसमें। तो अम्लधर्मी प्रकृति यानी जहां पे द्रवता बहुत ज्यादा है जिन महीनों में, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 जो महीने हैं उसमें द्रवता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे बारिश, उस समय बारिश ज्यादा होती है, वर्षा ऋतु है और आप महाभूत का प्राबल्य रहता है। तो आप साइकोलॉजिकली उस पेशेंट को या खुद को भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप मार्च अप्रैल मई में सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन आता है, हाँ ये ध्यान में रखना, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन मैं बोल रहा हूं, मैं जन्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जन्म का महीना नहीं बोल रहा हूं मैं सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन। वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूं। अभी सपोज मेरा नवंबर में जन्म हुआ है 11वें महीने में, तो मैं क्या करूंगा 11 12 मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना सॉरी 5वां महीना मेरा कौन सा आया, अगर मेरा 9 महीने का डिलीवरी है तो हाँ 5वां महीना कौन सा आया है, मार्च। ओके, तो मार्च में क्या रहता है, मार्च अप्रैल मई में मुंबई में तो क्या रहता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्प्रिंग रहता है, बट उष्णता दिखाई देती है शरीर में और बाह्य सृष्टि में सर, तो उसका परिणाम दिखने लगता है धीरे धीरे। तो मार्च अप्रैल मई में तेज महाभूत का उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, खास करके उष्ण और रुक्ष गुण। गरम गरम हवाएं चलने लगते हैं, पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, है ना, फिर पेड़ सूखा सूखा हुआ लगता है, मुरझा हुआ लगता है ना, और फिर सृष्टि में भी एकदम ड्राइनेस लगता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो ये चीजें दिखने लगती है। तो अगर उस इसमें जिसका नवंबर में जन्म हुआ है या दिसंबर में जन्म हुआ है या जनवरी में जन्म हुआ है, खास करके दिसंबर और नवंबर में जिनका जन्म हुआ है, उनके अगर 5 महीने आप ऐड करते हो तो आपको मार्च अप्रैल मई ये महीने मिलेंगे सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन। ओके, 5 महीने ऐड करने के बाद एक तो आप 5 महीने ऐड करो, नहीं तो 8 महीना पीछे जाओ, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट प्लस वाला थिंग माइनस से, तो प्लस करेंगे तो सेकेंड मंथ आपको मिल जाएगा, 4 महीने ऐड करेंगे तो उसका कंसेप्शन का मंथ मिल जाएगा, और हम लोग सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन के बारे में, तो उसके ऊपर उस स्वभाव के, अगर मार्च अप्रैल मई में सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन है तो वो पेशेंट हल्का सा चिड़चिड़ा मतलब काइंड ऑफ रहता है, उसको उरोधाह जैसे कंसेप्ट सॉरी कंप्लेंट ज्यादा रहते हैं, अर्ली हेयर ग्रोथ, अर्ली ग्रे हेयर होते हैं, या दांतों में झंझनाहट होती है, या आप बोल सकते हैं क्षरण वाले व्याधियां ज्यादा होती है, पित्त प्रधान रहता है वो, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब उष्ण तीक्ष्ण गुण
उसको सहन नहीं होता है, उसका हमेशा ठंडी चीजें अच्छी लगती है, मतलब चाय भी वो थोड़ा ठंडा होने के बाद पिएगा, गरम गरम नहीं पिएगा। गरम पीने वाले कौन लोग हैं? उभयधर्मी प्रकृति और अम्लधर्मी प्रकृति, जो जिनको पकोड़े वगैरह खाने की इच्छा होती है ना सडनली, मिर्ची वगैरह भी खाते हैं पाव के साथ, वड़ा पाव के साथ, वो सब अम्लधर्मी, प्रायः अम्लधर्मी, सब नहीं बट 95% ऑफ द पीपल फॉल इन दैट कैटेगरी, अम्लधर्मी, जहां पे आप महाभूत का प्राबल्य ज्यादा है, मतलब शीत और स्निग्ध गुण ज्यादा है, तो उसमें तो इट्स बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी प्रकृति परीक्षण का पांचविक चिकित्सा में महत्व क्या है कि सपोज मुझे उरोदाह ये कंप्लेंट है, मतलब जलन हो रहा है इसोफेगल्स के यहाँ पे, उरोदाह हो रहा है, और मेरी प्रकृति है अम्लधर्मी, तो मैं एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाऊंगा। बट अगर मैं मार्च अप्रैल मई में अगर जन्मा, सेकंड मंथ आता है मेरा, और मेरा नवंबर या दिसंबर में अगर जन्म हुआ है, ओके, तब उष्ण रुक्ष गुण नेचुरली तब ज्यादा था कंसेप्शन के टाइम, और उस ऋतु का प्रभाव उस रक्त धातु के ऊपर हुआ, उस रक्त धातु की वजह से बाकी सब मेरे बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, और उसमें भी उष्ण रुक्ष गुण बाकी प्रकृतियों के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए मेरा उरोदाह ठीक होने में लगभग 1 महीना लगेगा। तो ये मैं बात कर रहा था प्रोग्नोसिस के बारे में। तो पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा, अगर मुझे मार्च अप्रैल मई में अगर मैं हूं, मतलब चारधर्मी प्रकृति का बंदा हूं मैं या रुग्ण हूं, और मुझे मुक्कपाक है, तो मुझे 1 या 1.5 महीना लगेगा, और वही अम्लधर्मी या उभयधर्मी प्रकृति का पेशेंट रहेगा तो उसको 1 हफ्ता लगेगा, वही गैरिक खा के और वही गैरिक घृत के साथ मुख के अंदर लेप लगा के। तो ये प्रकृति परीक्षण का बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बताया है आपका जी ने। औषध सेवन काल, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बट ये सिर्फ मैं 6-10-2-6 के बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि गैरिक के बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ फिर से, या लघु सूचेकर के बारे में देता हूँ। गैरिक का एग्जांपल ऑलरेडी दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो आएगा। तो लघु सूचेकर सुबह 6 बजे हम लोग कब देते हैं? जब मुझे कफ दोष में से आप महाभूत कम करना है तब देते हैं, क्योंकि 6 ये 2 से 6 ये वात दोष का काल है, और 6 से 10 सुबह 6 से 10 ये कफ दोष का काल है। वयोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिघा क्रमात, ये वाग्भट सूत्र स्थान में कहा गया है। मतलब क्या? वयोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिघा क्रमात, ते मतलब दोष, अंत मध्य आदि क्रमात, ते अंत मध्य दिघा क्रमात, तो मध्य, अंत और आदि, ये मतलब क्या? आदि मतलब क्या? 6 से 10, 10 से 2 पित्त, 2 से 6 कफ, फिर से शाम को 6 से 10 कफ, रात को 10 से रात 2 बजे तक पित्त, और 2 से 6 बजे तक वात दोष। और वही अगर महाभूतों के कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे तो कफ दोष इज नथिंग बट द पृथ्वी प्लस आप महाभूत, पित्त दोष इज तेज महाभूत, एंड 206 के बीच में वायु प्लस आकाश महाभूत। दैट्स इट। तो हम लोग को महाभूत के अगर हिसाब से सोचना है तो सुबह 6 बजे देंगे। अगर कोई बच्चा वोमिटिंग कर रहा है और स्तन्य परीक्षा करने के बाद वो बूंद डायरेक्ट नीचे जाके गिर गई विदाउट, मतलब स्तन्य परीक्षा करने के बाद ग्लास के बाद इसमें लेकर स्तन्य परीक्षा करते वक्त वो डायरेक्ट बिना घुले हुए अगर वो गिर गया, ड्रॉप बॉटम को टच किया, तो गुरु गुण बड़ा है, तो वहां पे धात्री को भी ट्रीटमेंट देंगे हम लोग सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, क्योंकि स्तन्य प्रवर्तन करना है। क्योंकि रसोअपि श्लेष्मवत, रस वृद्धि और कफ वृद्धि का संबंध बताया है, और कफ दोष और रस धातु का बहुत गहरा संबंध बताया है। इसके लिए कफ दोष में से आप महाभूत कम करने के लिए और पृथ्वी के गुणों को विरोध करने के लिए, गुरुत्व का विरोध करने के लिए सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे मेडिसिन दिया जाता है। वही लघु सूचेकर अगर मुझे अजीर्ण में देना है तो मैं व्यान काल में दूंगा, वही लघु सूचेकर मुझे डिप्रेशन में देना है, मन का अग्निमांद्यत्व दूर करना है तो मैं व्यान काल में दूंगा, वही लघु सूचेकर मुझे अम्लधर्म में अम्ल पित्त यानी खट्टी डकार आ रही है तो उदान काल में दूंगा, वही लघु सूचेकर मैं अपन काल में भी दूंगा जब व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अपन काल में मतलब खाने से पहले। वही लघु सूचेकर मैं अतिसार में भी दूंगा, ग्रहणी जैसे कंडीशन में दूंगा, जहां पे अगर पेशेंट का आहार 2 चपाती है तो 1 चपाती खाने के पश्चात 1 निवाले के साथ लघु सूचेकर लेके बाकी चपाती कंटिन्यू करने को बोलता हूँ, उसको बोलते हैं समान काल। तो वही मेडिसिन है, सिर्फ हम लोग ने औषध सेवन काल चेंज किया, इसीलिए हम लोग की रोगियों की संप्राप्ति भी चेंज हो गई, या संप्राप्ति की वजह से हम लोग ने वो औषध सेवन काल चूज किया। ओके, औषधिकरण उसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना बताता हूँ कि अब्रक भस्म जैसे संतरपंजन्य, अपतरपंजन्य और प्रज्ञा बोधि बताया है, ठीक है।
तो संतर्पणजन्य मतलब अभी हम लोग ज्यादा करके शतपुटी अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ऐसा यूज करते हैं। हम लोग का विरोध नहीं है उसको, बट अप्पा जी क्या करते थे, हमेशा स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहते थे। तो अप्पा जी ने क्या किया, शतपुटी अभ्रक भस्म में जो शोधन करने के लिए या मारण करने के लिए जो औषधियां लगती थी उसका कैटेगराइजेशन किया, जो तेज बढ़ा रही है उसका कैटेगराइज किया, जो सिर्फ पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ा रही है उसका कैटेगराइज किया, और सिर्फ जो अपतर्पण करने वाले वायु और आकाश तत्व बढ़ाने वाले जो द्रव्य थे जिसकी भावना थी उसको, हाँ, मारण करने के लिए, शोधन करने के लिए, उसको कैटेगराइज किया, और उसके अनुसार सिर्फ जहां पे जो मेडिसिन लग रहा है वो मेडिसिन दे दिया। जैसे लक्ष्मी नारायण रस आपा जी यूज करते थे, उसको ज्वरग्न योग करके बोलते हैं पांचौदिक चिकित्सा में। अगर मुझे ये करना है, ज्वरग्न योग में क्या करना है, ज्वर ये आमदोष की वजह से आता है, ठीक है, और तेज महाभूत के गुण कम हो जाते हैं वहां पर, और धात्वग्नि भी बढ़ाना होता है हम लोग को, जाठराग्नि के साथ धात्वग्नि भी बढ़ाना है। तो ऐसे समय पे विरेचन करना, विरेचन करवा के लेना, ये जो महालक्ष्मी सॉरी लक्ष्मी नारायण रस की वजह से बहुत अच्छा होता है कर्म। तो वहां उस लक्ष्मी नारायण में अगर मैं शतपुटी या सहस्त्रपुटी जिसमें बहुत सारे मेडिसिन सम्मिलित है ऐसा अभ्रक भस्म डालूंगा तो क्या फायदा होगा पेशेंट को। वहां पे अगर मैं अपतर्पणजन्य या प्रज्ञाबुद्धि यानी तेज महाभूत बढ़ाने वाला अभ्रक भस्म अगर देता हूं तो काम बनेगा मेरा वहां पे, या अपतर्पणजन्य अभ्रक भस्म डालता हूं तो चॉइस ऑफ मेडिसिन कि कौन सी भावना कब देनी है ये सिर्फ पंचमहाभूत की वजह से समझा ना, कि पृथ्वी प्लस आप बढ़ाना है कि आप उनको कम करना है। अगर कम करना है तो मुझे अपतर्पणजन्य अभ्रक भस्म देना पड़ेगा, मैं संतर्पणजन्य या मिक्स वाला नहीं दे सकता वहां पे। अभी मंडूर भस्म की शुद्धि के बारे में मैं बोलता हूँ कि पांचौदिक एक पूरी पांचौदिक चिकित्सा सिर्फ एक ही सूत्र के ऊपर आधारित है। सिर्फ एक सूत्र के ऊपर उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे, 6 ग्रंथ। आप सोच नहीं सकते उनकी मतलब क्या तीक्ष्णता रही होगी बुद्धि की। हम लोग तो सिर्फ उसका अंश बता रहे हैं, सिर्फ अंश। इतनी बड़ी पांचौदिक का सागर है, सागर, जितना आप डूबते जाएंगे उतना मजा आते जाएगा। सिर्फ वही मेडिसिन है, वहीं पे ट्रीट करना है। अब जो सूत्र है कि क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लों पर संहिता, ये सिर्फ सूत्र है। ये ऋतुचर्या में भी जाता है, ये व्याधि के संप्राप्ति में भी जाता है, ये वनस्पति वर्गीकरण में भी जाता है, और यही चिकित्सा विचार में भी जाता है। यही कंसेप्ट प्रकृति परीक्षण में भी जाता है। यही कंसेप्ट मैंने थोड़ी देर अभी बताया ये कालों के बारे में, 10 2 6 6, इसमें भी जाता है पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत। तो ये क्या है, शारोही याति माधुर्यम शीघ्र मामलों पर संहिता। रेफरेंस क्या है, चरक चिकित्सा सन 24 मदाते चिकित्सा। तो क्षार और अम्ल जब जब एक साथ आएंगे तब तक माधुर्य निर्माण होगा। माधुर्य मतलब मधुर रस नहीं, स्टेट ऑफ वेलबींग, उसको माधुर्य बोलते हैं। स्टेट ऑफ वेलबींग मीन्स व्हाट, कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी अरोगा अवस्था, आरोग्य, ओके, आरोग्य की अवस्था को प्राप्त करना यानी माधुर्य, ये एक्सपेक्टेड है वहां पे आचार्य चरक को और आप्पा जी को भी। तो क्षारधर्मी जब व्याधि बढ़े रहेंगे तब आम्लधर्मी मेडिसिन दे दो, इट्स वेरी सिंपल। तो वही सूत्र है कि क्षारो याति माधुर्यम शीघ्र मामलों पर संहिता। अब ये सूत्र औषधिकरण में क्या, देखो जब भी आप एक स्टेट करते हो ना, स्टेटमेंट पास करते हो, तो इट शुड बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी मैनर ऑफ वॉटर यू आर डूइंग इन द क्लिनिक। अब कोई गुस्सा है तो आप क्या करते हो, और जाके उसको कान के नीचे मारते हो क्या, तमाचा मारते हो, उसको और गुस्सा आएगा ना। मतलब क्षारधर्मी अभी वातावरण है, ठीक है, वातावरण यानी वो रूठा हुआ है ना, गुस्सा है, उसमें तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण अभी बढ़े, उसमें अगर आपने मार दिया तो वो भी गुस्से में रिएक्ट करके आपको भी मारेगा। उसमें क्या हुआ, क्षारधर्मी बिहेवियर में आपने क्षारधर्मी बिहेवियर उसको ट्रीटमेंट में दे दिया। बट वहीं पे अगर वो गुस्से में है, आपने पानी प्रोवाइड किया, अरे तू बैठ आराम से मैं तेरे को समझाता हूँ, ये क्या हो गया, सौम्य गुण हो गया आप महाभूत का। और आप क्या कर रहे हो, उसको आश्वासन दे रहे हैं, अरे सगळं ठीक होईल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्वासन मीन्स व्हाट, आप पृथ्वी दे रहे हैं, उसके मन को स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति के ऊपर आप कंट्रोल लाने की कोशिश करें। कंट्रोल कौन करता है, आप महाभूत, सॉरी पृथ्वी महाभूत करता है। पृथ्वी का स्थिर गुण करता है, स्थिर के ऑपोजिट कौन है, चल गुण है वायु का, और सर गुण है आप महाभूत का। तो आप क्या कर रहे हैं, उस चलत्व को, उस तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण को पराजय करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया मानसिक अवस्था के ऊपर।
ओके, अब आते हैं मंडूर भस्म शुद्धि औषधिकरण के ऊपर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। मतलब आप कोई भी चीज है ना वो पंचमहाभूत के द्वारा सोच सकते हैं, और जब आप सोचने लगते हैं ना ये चीज, मैं बताता हूँ आपको मतलब इतना आनंद हो जाता है कि कोई भी गुत्थी तुरंत सुलझ जाती है, कोई भी गुत्थी, वो मैथमेटिक्स हो, नहीं तो फिर आपका ये चिकित्सा का विचार हो, या किसी पर्सन का बिहेवियर हो। आप कोई घर पे जाओ विजिट करने के लिए, अगर वहां पे येलो कलर है या व्हाइट कलर है, न्यूट्रलाइज न्यूट्रल कलर है ना व्हाइट, अब कोई कोई जन बहुत या स्काई ब्लू कलर लगाता है, व्हाट इट शोज आकाश तत्व है ना, उनके मन विशाल रहेंगे, वही वो कलर यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखो। जो लकड़ी का यूज करते हैं वो ज्यादा करके, मतलब लकड़ी का जिनका फर्नीचर रहता है, फर्नीचर में बात, क्योंकि स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के भी फर्नीचर काफी है, उनमें स्थिरता है, उस घर में विचारों की स्थिरता है, मन की स्थिरता है, वो इंडिकेट होता है। क्योंकि लकड़ी ये पार्थिवता है। स्काई ब्लू कलर, कौन सा कलर पहना है आपने, उसके ऊपर आप पर्सन के साथ क्या बात करनी है वो भी डिसाइड होता है। कलर थेरेपी में वो यूज होता है। व्हाट ऑल दिस शीत कलर, अभी ये हरा कलर जो है ये शैत्यता का कलर है। व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं इसमें धूप में, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक मैजिक क्यों बोलते हैं, व्हाइट मैजिक क्यों नहीं होता है, ब्लैक मैजिक क्यों होता है, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव विथ निगेटिव, और नॉट ओनली निगेटिव, इट पजेस पॉजिटिव एनर्जी आल्सो, शोषण करता है वो। तो ये सब पंचमहाभूत के द्वारा ही आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए सीखना है, ना कि सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बट बहुत सारे आंसर्स रहते हैं ना हम लोग को कि जो अनआंसर्ड रहते हैं, तो उनके आंसर हम लोग को पांचों चिकित्सा के थ्रू मिल जाते हैं। मतलब साइकोलॉजिकली, बिहेवियर वाइज, किससे क्या बात करना है, कब बात करना है, कौन सा पेशेंट, आपको अगर पता रहेगा, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दूं कि दूत परीक्षण, दूत विज्ञान ये अध्याय है सूत्र स्थान में सुश्रुताचार्य जी के, सुश्रु सूत्रसन, आई गेस 33 या 41वां अध्याय है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूत विज्ञान है कि वो दूत अगर कषाय रसात्मक यानी लाल कलर का कपड़ा पहन के आता है तो वो शुभ माना गया है, यहां तक बताया है आचार्यों ने आपको। ये सब कलर भी इसके ही थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं ना। आकाश का कलर नीला ही क्यों होता है, वो सोचो ना, नीला कलर यानी आकाश तत्व, अगर आपको पता चल गया तो आप उस व्यक्ति के साथ जिसको आकाश यानी स्काई ब्लू कलर पसंद है, तो उसके थॉट्स बहुत बड़े रहते हैं, मतलब विशाल मन रहता है, विशाल हृदय रहता है, सबको समाने की इच्छा रहती है उसको। कुछ कुछ पेशेंट को ये सी ब्लू कलर अच्छा लगता है, नेवी ब्लू, तो नेवी ब्लू क्यों बोलते हैं, तो वो मतलब भले वो लोग स्ट्रिक्ट है, बट मतलब नेवी ब्लू जिसको कलर अच्छा लगता है वो इमोशनल रहेगा, क्योंकि जल तत्व है, तुरंत पानी आ जाएगा, कोई किसी ने बोला तो उसकी इंद्रियां कोमल रहेगी, सुनने की कैपेसिटी, मतलब एकदम ये रो पड़ेगा वो अगर डांटा तो। रहते हैं ना आजू बाजू में आपके लोग, वो सब आम्लधर्मी प्रकृति के रहते हैं। ये भी अभ्यास नहीं विषय कि कौन से प्रकृति को कौन सा कलर अच्छा लगता है। ओके, तो मंडूर की शुद्धि के बारे में बोल रहा था। तो मंडूर में क्या बोलते हैं कि मंडूर ये तो खनिज है, ठीक है, उसमें भंगुरता लानी है और हम लोग को शोधन करना है और शरीर को सेवन योग्य बनाना है। और मंडूर की अपेक्षा क्या है कि शरीर में जाकर रक्त को स्थिरता देना है। ओके, और रक्त का रसायन बताया मंडूर। तो क्या करते हैं कि गोमूत्र ये क्षारधर्मी है, क्योंकि गोमूत्र स्क्रैपिंग करता है और क्षार होते ही है मूत्र में। और उसके साथ क्या रहता है, त्रिफला। त्रिफला ये क्या है, अम्ल रसात्मक है और अम्लधर्मी द्रव्यों से बना हुआ है त्रिफला का। तो क्षारधर्मी द्रव्य गोमूत्र और अम्लधर्मी द्रव्य त्रिफला जब एक साथ आ जाते हैं तो क्षारोही आती माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तब मंडूर की शुद्धि हम उस माधुर्य में करते हैं, ना कि गोमूत्र और त्रिफला में। ये पहले ध्यान में रखो। ऐसे माधुर्य संयोगित मंडूर भस्म जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तब वो रक्त में तुरंत स्थिरता लाने की कोशिश करता है, ना कि कोशिश करता है, तुरंत लाता है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि रक्त का भी पांचभौतिक संगठन बताया है चरकाचार्य जी ने, रागता, स्पंदता, लघुता, ये बताया कि नहीं, द्रवता, है ना। तो और एक औषधिकरण के बारे में, जब भी आप मेडिसिन बनाते हो तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड बताया है, उसके बाद ही पेशेंट में यूज करना है। ऐसा नहीं कि लघु सूचक आज बना दिया, सूख गया, 3 भावना हो गई और फिर तुरंत पेशेंट को यूज किया, ऐसा नहीं करना है। 6 महीने के बाद क्यों करना है, क्योंकि उसके अंदर का जो पांचभौतिक संगठन है उन द्रव्यों का वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर उसकी वजह से
और अच्छे से स्थिरता जब आती है उस मेडिसिन को, तब वो अच्छे से काम करने लगता है। और बाद में शंख शुद्धि, मतलब ये जो सागर सागर संपत्ति वाले जो है, मतलब विद्रुम, प्रवाल, शंख, कपर्दिक, मौक्तिक, ये सब जो द्रव्य है, उसमें से 3, 7, 21 भावना नहीं देनी है। आपा जी ने स्ट्रिक्टली मना किया है वहां पे, एक ही भावना देनी है, अम्ल रस की। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग शंख को पहले ही इतना भंगुर कर देंगे, तो क्या ही स्थिरता देगा वो अंदर जाने के बाद? वो भस्म में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए उसका पार्थिवत्व भी ज्यादा ये नहीं करना है, इसके लिए आपा जी सिर्फ हमेशा एक ही भावना देते थे। ओके, तो ये औषधिकरण के बारे में है। और अपकमिंग जो इवेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि पांचभौतिक वेदा, ये IIAS, मतलब डॉक्टर ललित सर और डॉक्टर मंजूषा मैडम रस शिवम के साथ, मतलब हम लोग के साथ कोलेबरेट करके 1 महीने का लेक्चर सीरीज अरेंज करने वाले हैं। उसमें बेसिक कंसेप्ट जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो एलाबरेट, मतलब 2-2 घंटे का लेक्चर रहेगा, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का। बोलते हैं तो हम लोग 1 ही घंटे का लेते हैं, बोलते हैं, बट नहीं तो लोग बैठेंगे भी नहीं, हर बार 2 घंटे का रहेगा। तो उसमें 1.5 से 2 घंटे का एक्सटेंसिव लर्निंग का ये रहता है, 1 महीने का लेक्चर से। लास्ट इसमें भी हुआ था, और लास्ट बैच के कुछ जो वैद्य हैं, जो लास्ट बैच में थे और उन्होंने पांचोतिक चिकित्सा अप्लाई की और उनको मिराक्युलस रिजल्ट्स मिले, मेरे से भी बहुत अच्छा एक्चुअली। तो वो केस प्रेजेंट करने वाले हैं आने वाले रविवार को, तो उनके केस प्रेजेंटेशन में भी जरूर शामिल हो जाना है आपको। बाद में हम लोग पांचोतिक ग्रंथ वाचन करते हैं एवरी थर्सडे। ओके, you can contact me for that. We are going to conduct orthopedic manual therapy in Pune, Saswat. Okay, और 3 और 6 मंथ्स का स्पाइन स्पेशलिटी कोर्स जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो ये हमारे अपकमिंग इवेंट्स है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। और यूट्यूब का चैनल, अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो आप लेक्चर सीरीज ज़रूर ये कीजिए। बट जब हम लोग इंटरेक्टिव सेशन जब रहता है ना, तब उसका रिजल्ट बहुत अलग रहता है, ये हमेशा याद रखो। तो यूट्यूब चैनल का नाम है रस शिवम पांचभौतिक चिकित्सा। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको समझा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा फास्ट मैंने लिया